हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेल। दिस इज गीतांजलि राठौर। बच्चों, अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज अपना जो चैप्टर चल रहा था अल्कोहल फिनोल ईथर का, उसी का लेक्चर नंबर 4। तो प्रीवियस लेक्चर में अपन ने उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ ली थी कि अल्कोहल को कैसे प्रिपेयर करते हैं, फिनोल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो आज उसी की अपन केमिकल रिएक्शंस देखने वाले हैं। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत एक कोट के साथ करते हैं, बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आपने खुद पे बिलीव कर लिया है तो आधे से ज्यादा जर्नी आपने पार कर ली है। और बच्चों, अपन अल्कोहल फिनोल ईथर में आज जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स क्या है? सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस देखेंगे अल्कोहल की, फिर रिएक्शंस ऐसी वाली जिसमें CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा होगा, तो जो COH बॉन्ड है उसका क्लीवेज हो रहा होगा। फिर कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को अपन डिटेल में, जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है एल्डिहाइड फिनोल, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी में करेंगे। मगर आज मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी, ठीक है। इसी के साथ में केमिकल रिएक्शंस देखेंगे फिनोल की, और इन दोनों से रिलेटेड टेस्ट देखेंगे कि अगर आपको अल्कोहल को डिटेक्ट करना हो तो कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है, और फिनोल के डिटेक्शन के लिए कौन से टेस्ट का यूज किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं बच्चों। सबसे पहला है, और ये सारी रिएक्शन, पता है कमाल की बात क्या है कि सारी रिएक्शन अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर, मतलब हेलो एल्केन और हेलो अरीन्स में। ये सारी रिएक्शंस के मैकेनिज्म के साथ मैं डिस्कस करा चुकी हूँ। तो अपन आज क्या करेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि कैसे ये रिएक्शंस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन सबसे पहले देखें रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HX, ये हाइड्रोकार्बन में पढ़ा है, हेलो एल्किन हेलो अरीन्स में भी पढ़ा है, और अब अपन अल्कोहल फिनोल ईथर में पढ़ रहे हैं। रिएक्शन में क्या करना है, आपको अल्कोहल लेना है, और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है जो मैंने रिएक्शन मैकेनिज्म में भी समझाई थी कि जब आप सबसे छोटा अल्काइल हैलाइड ले रहे थे तो उसी में यहाँ पर अल्कोहल के रिस्पेक्ट में लिख दिया कि अगर आप सबसे छोटा अल्कोहल मिथाइल अल्काइल या फिर 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो जो रिएक्शंस होंगी वो क्या होगी, SN2 रिएक्शन। और अगर आप 2 डिग्री अल्कोहल या फिर 3 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो जो रिएक्शंस होगी वो कैसी रिएक्शंस होगी, SN1 रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारी बात अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी के रिस्पेक्ट में सिर्फ अल्कोहल को चेंज कर दिया है अल्काइल हैलाइड की जगह। ठीक है, अब रिएक्शन को देखो क्या करना है, वही चीजें जो अपन कर रहे थे। सबसे पहले अगर यहाँ पर बात करें तो एक HX दिया गया है, HX क्या करेगा, H प्लस और X माइनस बनाएगा। जैसे ही जो अल्कोहल है उसको H मिलता है वो क्या कर देता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर में कन्वर्जन के साथ में उसमें प्लस आ जाता है। अब प्लस के पास या तो वो डायरेक्टली ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू RX बना लेगा, तो उस रिएक्शन को बोल देंगे SN2। और SN2 कब होगी, जब ये दोनों चीजें होगी। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ कि 2nd डिग्री या 3 डिग्री अल्कोहल है, तब क्या करना है, तब SN1 करना है। उसके लिए कार्बोकेटायन होगा, और कार्बोकेटायन है तो रीअरेंजमेंट भी आ सकता है। ठीक है, रीअरेंजमेंट होकर फिर जो X माइनस है उसका अटैक होगा और RX यहाँ पर जुड़ जाएगा। और ये सारी रिएक्शन को डिटेल में एग्जाम्पल में सब अपन कर चुके हैं, तो बस मैंने एक बार रिएक्शन समझा दी। सेम चीज जब अपन अल्काइल हैलाइड को बना रहे थे तब अपन ने करा था, और यही चीज किसमें आ गई, अल्कोहल की केमिकल रिएक्शंस में आ गई। ठीक है, तो बच्चों ये चीज तो अपन को समझ में आ गई। अगर मैं इसको एक बार बहुत अच्छे से आपको समझाना चाहूँ कि क्या हुआ है, फॉर एग्जाम्पल अगर SN2 रिएक्शंस करनी है आपको, ठीक है, तो SN2 के लिए आप क्या करोगे, मान लो आपने क्या लिया, मिथाइल अल्कोहल, सबसे छोटा अल्कोहल ले लिया। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पर बच्चों HX डालना है, और HX से आपको यहाँ पर क्या बनाना है, अल्काइल हैलाइड बनाना है। तो सबसे पहले अगर मैकेनिज्म की बात करोगे तो आप कैसे जाओगे भाई, मैकेनिज्म में HX है तो आप सबसे पहले क्या करोगे, SN2 रिएक्शन है, मतलब यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। तो इसके मैकेनिज्म में एक ट्रांजिशन स्टेट बनानी है, मतलब सबसे पहले तो आप H प्लस डाल दो। H प्लस से क्या होगा, CH3, यहाँ पर OH, ये OH और इस पे प्लस आ गया। इसका मतलब है अगर ये ग्रुप यहाँ से लीव कर रहा होगा तो इसी के साथ में यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर भी डैश लगा देते हैं। तो जब ये ग्रुप लीव कर रहा होगा इसी के साथ में यहाँ पर क्या हो रहा होगा, एक अटैक हो रहा होगा इस X माइनस का। ठीक है, X माइनस का अटैक कहाँ से होगा, क्योंकि फ्रंट पे OH है तो बैक साइड से अटैक होगा। ये एक ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, ये ग्रुप पूरा लीव कर जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा CH3X। ठीक है, तो CH3OH से CH3X बन गया थ्रू SN2, एक ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व हुई है, और पूरे मैकेनिज्म में और कुछ नहीं होगा। मगर अगर इसी जगह अपन किसकी बात कर ले बच्चों, SN1 रिएक्शंस की, तो SN1 रिएक्शंस में क्या देखने को मिला है कि पहले कार्बोकेटायन बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने यहाँ पर किसी 2 डिग्री कार्बन की बात कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर आपने ले लिया है CH2OH, ठीक है, और यहाँ पर आपने एक और मिथाइल लगा दिया।
ठीक है। तो ये कैसा कार्बन है, 2 डिग्री ROH है क्योंकि 2 कार्बन से अटैच है, ठीक है। इसमें आपने क्या डाला है, HX डाला है और अब आपको रिएक्शन करवानी है। आपको पता है क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड बनेगा, और तो क्या बनेगा, इस रिएक्शन में बनना ही वाला क्या है, एल्काइल हैलाइड। पर आइए समझते हैं इसका मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा उसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले HX का H+ आया होगा, ठीक है। H+ आने से क्या होगा, CH3 और OH2+ बन गया होगा। अब ये OH2+ वाटर पे प्लस आ गया, वाटर प्लस को नहीं कभी झेल पाएगा, निकल जाएगा और प्लस को छोड़ जाएगा इस कार्बन पे, इस पे आ जाएगा CH3 और प्लस कार्बोकेटायन बन चुका है। और आपको पता है जब जब कार्बोकेटायन बनेगा रीअरेंजमेंट हो सकता है, पर रीअरेंजमेंट के लिए क्या चाहिए, एक अच्छी सीट चाहिए, एक अच्छी पोजीशन चाहिए। अगर इसको ऑलरेडी इन दोनों ग्रुप का +I मिल रहा है, ये क्यों कोई पोजीशन लेना चाहेगा, इसके पास ऑलरेडी +I है, +I इफेक्ट से स्टेबलाइज है, जाना ही नहीं चाहेगा। यहाँ पर स्टेबल है तो बस क्या करना है, माइनस को भेज दो, x माइनस को भेजा, x माइनस को भेजने से क्या होगा, जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या आ जाएगा, CH, यहाँ पर भी CH3 है और एक X अटैच हो गया, क्या बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब ये देखना ये रिएक्शन में क्या हुआ है, SN1 रिएक्शन में हुआ है क्योंकि कार्बोकेटायन बना है और सेकंड डिग्री वाला केस लिया था। और अगर यहाँ पर बात करें जब SN2 के लिए बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बनी है। दोनों मैकेनिज्म समझे थे, उसको अल्कोहल के रिस्पेक्ट में भी मैंने समझा दिया, ठीक है। आइए अब बात करते हैं इसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। द रेट ऑफ रिएक्शन, अगर रिएक्शन की रेट की बात करें तो यहाँ पर HI की सबसे ज्यादा रेट होगी, मतलब अगर एल्काइल हैलाइड में बात करें तो एल्काइल हैलाइड में सबसे पहले HI, फिर HBr की रेट होगी, फिर HCl की होगी और फिर HF की होगी, ठीक है। एंड द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्कोहल टुवर्ड्स HX इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। अगर SN1 रिएक्शंस हैं तभी कार्बोकेटायन बन रहा है, तब जो रिएक्टिविटी है वो किस पर डिपेंड करेगी, कितना स्टेबल कार्बोकेटायन बना है। और आपको बता दूं सबसे स्टेबल होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ठीक है। इसी रिएक्शन के बारे में कुछ नोट पॉइंट लिखा गया है कि अगर रिएक्शन है अल्कोहल की विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl देन टेक प्लेस डायरेक्टली ओनली इफ द अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव। मतलब अगर आपको HX ले रहे हो और HCl के साथ रिएक्शन करवानी है तो वो इतनी ज्यादा रिएक्टिव होती है कि वो तभी होगी जब आपने क्या लिया है, इफ द अल्कोहल इज हाईली रिएक्टिव, मतलब कोई हाईली रिएक्टिव अल्कोहल लिया है तभी रिएक्शन पॉसिबल है। तो अगर आपको रिएक्शन में यहाँ पर अल्कोहल की जगह ZnCl2 के साथ में HCl दे जाए तब क्या होगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे अल्कोहल रिएक्टिव होंगे, ठीक है, कुछ अल्कोहल के साथ में आपकी HCl की रिएक्शन भी करवानी पड़ेगी। तब क्या करना है, उच्च अल्कोहल के साथ में आपको ZnCl2 को लेना है, बिकॉज ZnCl2 भी बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है एंड इवन बेटर देन वाटर, वाटर से अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। बस यहाँ पर क्या होगा, इस केस में क्या होगा, वही चीज है कि अगर आप मिथाइल अल्कोहल या फिर 1 डिग्री ले रहे हो तो SN2 होगा, अदरवाइज सेकंड डिग्री और 3 डिग्री में क्या होगा, SN1 होगा। यहाँ पर देखो एक चीज लिख रही है कि जो ZnCl2 है वो H+ की तरह ही फंक्शन कर रहा है, मतलब जो HX में H+ का फंक्शन था वही यहाँ पर किसका फंक्शन है, ZnCl2 का। यहाँ पर H आगे जुड़ रहा था, सेम यहाँ पर ZnCl2 आगे जुड़ गया और इवन बेटर लिविंग ग्रुप है देन H2O। और जब भी आप HCl और ZnCl2 की बात करते हो तो याद करते हैं अपन किसको, ल्यूकस रिएजेंट बोला जाता है। किसको बोला जाता है भाई, जब जब HCl के साथ में ZnCl2 को जोड़ोगे तो उसको ल्यूकस रिएजेंट बोला जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएजेंट। इसको मैंने हाइड्रोकार्बन में, हेलो एल्केन में सब टाइम समझाया है बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन नीट की जहां तक मुझे याद है 23 या 24 में से ही इसमें क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर इसकी बात करें तो ये क्या करता है, टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये हेल्प करता है टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। इन तीनों अल्कोहल में अगर आपको तीनों अल्कोहल दिए जाए और आपको नहीं पता कैसे पता लगेगा कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, तो आप किसका यूज करोगे, ल्यूकस रिएजेंट का। बस वही चीज समझा रखी है कि जब आपने ये रिएक्शन करवाई, इसमें क्या लिया है आपने, एक ऐसा कार्बन लिया है जो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब सेकेंडरी कार्बन लिया है।
अगर इसमें कभी भी आप ल्यूकस डालोगे, एनहाइड्रस ZnCl2HCl क्या होता है, ल्यूकस, LR रिएजेंट होता है। अब सेकेंडरी क्या करेगा, यहाँ पर डिफरेंट तरीके से रिएक्टिविटी शो करता है देन टर्शरी और प्राइमरी, और वहीं से आप डिस्टिंग्विश कर लेते हो कि ल्यूकस रिएजेंट का काम क्या है। इट इज अ टेस्ट मेनली यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंड एंड टर्शरी अल्कोहल्स। जैसे अगर अपन बात करें कोई सा भी अल्कोहल लिया है तो ये क्या करता है, टर्बिडिटी बनाता है। अब इस टर्बिडिटी के टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आप इसको डिस्टिंग्विश कर लेते हो। फॉर एग्जांपल अगर टर्शरी अल्कोहल है तो इमीडिएट टर्बिडिटी आ जाएगी, अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो 5 to 7 मिनट में टर्बिडिटी आ जाएगी, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर 1 डिग्री अल्कोहल लेते हो तो कोई टर्बिडिटी नहीं आती, मगर उसको हीट कर दोगे तो ही टर्बिडिटी आई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अगर टर्शरी कार्बोकैटायन डाला गया कभी भी ल्यूकस रिएजेंट में तो इमीडिएट टर्बिडिटी दे देगा, और आप समझ जाओगे कि ये कौन सा अल्कोहल है, टर्शरी अल्कोहल। तो बस वही चीज बताई गई है कि कैसे करना है। अब रिएक्शन आ चुकी है, रिएक्शन विद SOCl2, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, डार्जन रिएक्शन। और इसके मैकेनिज्म को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको हेलो एल्कीन और हेलो एरीन्स में। डार्जन रिएक्शन में क्या होता है, अल्कोहल की रिएक्शन करवाते हो SOCl2 के साथ, और क्या बन जाता है, RCl, SO2 और HCl, एंड इट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर सिंथेसिस ऑफ किसका, अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर लिख दो, इवन लिख रखा है, वन ऑफ द बेस्ट मेथड और मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल क्लोराइड एज द साइड प्रोडक्ट आर गेसेस। मतलब SO2 बनता है, SO2 आपको पता है गैस है, ठीक है। HCl बनता है, HCl भी क्या है, एक गैस है। तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, गैस है तो, और आपको एक आइडियल जो प्रोडक्ट चाहिए था वही मिलता है, कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलते। इसीलिए ये क्या होता है, सबसे अच्छा मेथड होता है। इसको बोला जाता है डार्जन रिएक्शन। पूरे मैकेनिज्म को समझाया अपन ने। जब भी डार्जन की बात करते हैं ना तो 3 तरीके के मैकेनिज्म मेनली यहाँ पर आते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म अगर बात करें जो कि अपन ऑलरेडी समझ चुके हैं, फिर भी मैं आपको एक हिंट बता रही हूँ कि मैकेनिज्म में अगर आपको क्या दे रखा है, सिर्फ SOCl2 दे रखा है तो उस केस में मैकेनिज्म होता है SNI, ठीक है। SNI मैकेनिज्म होता है। और जो प्रोडक्ट आपको मिलता है उस प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चों, प्रोडक्ट में यहाँ पर होता है रिटेंशन। मतलब जो प्रोडक्ट मिला है उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में बात करूं तो जहां से OH निकला है वहीं पर Cl आकर अटैच हो जाएगा, तो रिटेंशन हुआ है कॉन्फ़िगरेशन का, मतलब SNI मैकेनिज्म हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ मैं लिख देती हूँ रिटेंशन प्रोडक्ट ऑब्टेन, ठीक है। इस केस में आपको रिटेंशन प्रोडक्ट मिलेंगे। और अगर आपने मान लो आपने क्या ले लिया है, SOCl2 लिया, मगर SOCl2 के साथ एक और चीज आ चुकी है, वो है एक वीक बेस जो कि होता है pyridine, तब मैकेनिज्म आ जाएगा SN2। तब कौन सा मैकेनिज्म आ जाएगा, SN2। और जब जब बच्चों SN2 की बात होगी तो याद रखना हमेशा इन्वर्टेड या इन्वर्जिन प्रोडक्ट मिलेगा। इन्वर्जन प्रोडक्ट कैसा प्रोडक्ट होता है, मतलब जहां से OH निकलेगा, जहां से OH निकल रहा होगा उसके ऑपोजिट साइड से जो आपका ग्रुप है, टेकिंग ग्रुप, वहां पर अटैच होगा। जैसे अगर OH इस साइड से गिरा, इस साइड से जुड़ा हुआ है तो जो क्लोरीन है वो इस साइड से जुड़ेगा, मतलब यहाँ पर इन्वर्जन होगा प्रोडक्ट का, यहाँ पर रिटेंशन होगा। और एक और मैकेनिज्म इसमें यूज होता है जो मेनली नीट में नहीं होता, फिर भी मैं बता रही हूँ। और बच्चों थर्ड होता है जब आपको क्या दे रखा हो, यहाँ पर जो आपको R ग्रुप दे रखा है वो एलाइलिक अल्कोहल है, मतलब अल्कोहल में भी कौन सा अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल होगा। तब जो यहाँ पर मैकेनिज्म होगा उस मैकेनिज्म को बोलते हैं SNI डैश। क्या मैकेनिज्म बोलते हैं, SNI डैश। और इसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसमें एलाइलिक अल्कोहल के थ्रू ही बनता है, तो यहाँ पर कुछ ऐसा खास इन्वर्जन और वैसा कुछ नहीं होता। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, रिटेंशन वाला ही बनेगा, ठीक है। तो जब भी डार्जन पढ़ते हैं तो ये 3 चीजों के बारे में बात होती है। एंड डार्जन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि ये बेस्ट मेथड है टू प्रिपेयर अल्काइल हैलाइड। बच्चों आइए देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, OH दे रखा था, सिर्फ SOCl2 था, आप क्या करोगे, यहाँ पर Cl लगा दोगे। मान लो मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन में मैंने क्या करा है, यहाँ पर वेज में OH दे दिया और यहाँ पर मैंने एक बार तो SOCl2 दिया है आपको और एक बार दिया है SOCl2 विथ pyridine। अब क्या करोगे भाई,
अब कैसे प्रोडक्ट बनाओगे, आपको अभी बताया है SOCl2 में SNI होता है। SNI का मतलब है जो प्रोडक्ट है उसमें रिटेंशन रहता है। रिटेंशन का मतलब है जहां से OH गया है वहीं पे क्लोरीन आके अटैच होगा। और यहाँ पर होता है SN2। SN2 में जो प्रोडक्ट मिलता है वो इनवर्जन प्रोडक्ट मिलता है, मतलब जहां से OH गया है उसके ऑपोजिट साइड से क्लोरीन आकर जुड़ेगा। तो ऐसा कुछ प्रोडक्ट मिलता है आपको। अगर ऐसी ही सेम चीज अगर आप यहाँ पर कर लो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने लिया है कोई यहाँ पर बात कर लेते हैं OH ग्रुप है, ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में भी सेम हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर SOCl2 के साथ में पिरिडीन ले लिया तब क्या होगा, तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर SN2 होगा और जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें इन्वर्जन होगा, मतलब जो Cl आएगा वो ऑपोजिट साइड से आ रहा होगा। तो इतनी सी चीजें, बेसिक सी चीजें आपको याद रखनी है जब भी क्वेश्चन को करना है कि क्या उसमें SOCl2 दे रखा है या फिर SOCl2 और पिरिडीन दे रखा है, क्योंकि बच्चे क्या करेंगे, पिरिडीन को समझेंगे ठीक है क्या ही है और सेम SNI करके आ जाएंगे, जबकि याद रखना है यहाँ पर होगा रिटेंशन, प्रोडक्ट सेम साइड मिलेगा और यहाँ होगा इन्वर्जन, प्रोडक्ट ऑपोजिट साइड मिलेगा। ठीक है, आइए करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिएक्शन विद PX3। PX3 की जो रिएक्शंस है ना बच्चों, ये अपन ने बहुत अच्छे से समझी हेलो एल्केन हेलोरीन में। इनमें क्या होता है, जैसे ही आप 3 ROH डालोगे यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर क्या है PX3 दे रखा है, तो मतलब यहाँ से ये ग्रुप निकल जाएगा और साथ में R पे X जुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, ROH है, ठीक है, यहाँ पर P और X है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखोगे तो ये ग्रुप निकल चुका है और RX बन जाता है, ठीक है, ये OH और P वाला ग्रुप निकल चुका RX बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर भी अपन ने 3 यूनिट यूज ली है और यहाँ पर भी 3 यूनिट यूज ली है, तो इसकी वजह से जो मिलेगा वो होगा H3PO3। ठीक है, किसकी 3 यूनिट ली है, X की, तो इसीलिए जो मिलता है वो H3PO3 मिलता है। और 3 यहाँ पर भी जो एल्काइल हैलाइड मिलते हैं उनका नंबर क्या होता है, 3 नंबर के होते हैं, 3RX मिलता है और यहाँ पर भी 3 ROH डालते हैं। तो इस चीज से आप समझ जाओगे कि PX3 वाली रिएक्शन है। अब बहुत इंपॉर्टेंट है जो इसके रिएजेंट है, वो रिएजेंट यहाँ पर PX3 देगा तब तो आप बिल्कुल समझ जाओगे कि भाई PX3 वाली रिएक्शन है। पर बहुत बार आपको क्या दे देगा, रेड P दे देगा, मतलब रेड P के साथ में क्या दे देगा, X2 दे देगा। तब भी आपको याद रखना है कि ये दोनों मिलकर क्या जनरेट करेंगे, PX3 ही तो जनरेट करेंगे। एक फॉस्फोरस है, एक X2 है, X2 की 3 यूनिट ले लो, PX3 ही जनरेट करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना अगर ये दोनों रिएजेंट दिए गए हैं, दोनों में PX3 वाला मैकेनिज्म ही फॉलो करना है। सिंपल से यहाँ पर क्या करना है, P और OH को निकालना है और X को अटैच कर देना है। अब आती है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि होता है PCl5 की रिएक्शंस। ठीक है, PCl5 की जो रिएक्शंस होती हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। अगर मैं इसके कुछ पॉइंट बताऊं आपको याद नहीं आ रहे हो तो, यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स होता है, ड्राइविंग फोर्स ऑफ दिस रिएक्शन इज P डबल बॉन्ड O। P डबल बॉन्ड O का बनना ड्राइविंग फोर्स है। वैसे यहाँ पर भी आप एक चीज लिख सकते हो कि ये रिएक्शन SN2 रिएक्शन है। कैसा मैकेनिज्म होगा, SN2 रिएक्शन होगी। यहाँ पर भी जो मैकेनिज्म है वो SN2 ही है, SN2 मैकेनिज्म ही फॉलो हो रहा है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें इन्वर्जन होगा किसका, कॉन्फिगरेशन का। और यहाँ पर जो ड्राइविंग फोर्स है वो है P डबल बॉन्ड O। मैंने बताया भी था जब आपको रिएक्शन समझाई थी कि फॉस्फोरस को आप एक ऐसा कंपाउंड ले सकते हो जिसका ट्रू लव है ऑक्सीजन, तो वो क्या करेगा, हमेशा ऑक्सीजन को देखते ही बोलेगा नहीं मुझे तो बॉन्ड बनाना है और बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी आपको दे रखा है कि अगर ROH में PCl5 डाला तो RCl आ जाएगा, POCl3 और HCl4 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो आप और एग्जाम्पल लेना चाहते हो, यहाँ पर सेम एग्जाम्पल ले लो, OH ले लिया, ठीक है, OH में आपने डाल दिया PCl5, मतलब नॉर्मल सी बात है, Cl को अटैच करना है, कोई इतनी दिक्कत की चीज नहीं है, मगर यहाँ पर चीज है कि आपको SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करना है, मतलब जो भी प्रोडक्ट आ रहा होगा उसमें क्या हो रहा होगा, कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन हो रहा होगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि SN2 मैकेनिज्म में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है वो यही है कि कॉन्फिगरेशन का इन्वर्जन करना। क्या करना, इन्वर्जन करना। अब जैसे यहाँ पर अगर अपन समझे एक और एग्जाम्पल लिए जाए, ठीक है, मान लो यहाँ पर आपको यहाँ पर दे रखा है एक फिनोल
और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। फिनोल की रिएक्शन कराई हुई है जब PCl5 के साथ। हालांकि अभी तक अपन ने फिनोल की रिएक्शन स्टार्ट नहीं करी है, पर एक इंपॉर्टेंट चीज यही समझा दूंगी तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे PCl5 के साथ जब आपने रिएक्शन करवाई है ना, तो आपको लगता है कि क्लोरीन यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोडक्ट बन जाएगा, मेजर प्रोडक्ट वही होगा, मगर यहाँ पर क्या हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। इसको इसके मैकेनिज्म से समझो, मैकेनिज्म नहीं समझोगे तो ये अच्छे से नहीं समझ में आएगा। आपने क्या करा है, यहाँ पर PCl5 डाला है और PCl5 की वजह से यहाँ पर ये क्लोरीन बन जाता है OH को हटाकर, ठीक है, क्लोरीन बन जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पर बहुत स्मॉल यील्ड में बनता है ना, स्मॉल यील्ड में बनता है यहाँ पर जो क्लोरीन बनता है। मतलब क्लोरीन तो बन रहा होगा, यहाँ पर भी लिख लो, क्लोरीन तो बन रहा है, पर यहाँ पर जो बनेगा POCl3, क्या बन रहा है बच्चों, यहाँ पर देखो एक चीज बन रही है POCl3, ठीक है। तो POCl3 जो बन रहा होगा उसके बारे में देखो, ये थोड़ा सा क्या है, चालाक निकलता है। ये क्या देखता है, यार फिनोल खाली बैठा हुआ है ना, तो क्यों नाम है, अच्छा ये मुश्किल क्यों है कि ये यहाँ पर स्मॉल यील्ड में बन रहा है, ये भी समझ लो। जो OH ग्रुप है बच्चों, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है OH का, जब किसके साथ यहाँ पर बॉन्ड होता है, बेंजीन रिंग के साथ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये कॉन्जुगेशन में भी इन्वॉल्व होता है, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए ये बहुत स्मॉल यील्ड में ही बनती है, जो रिएक्शंस बनती है। अब क्या होता है, यहीं पर लिख लेते हैं इसको कि ये बहुत स्मॉल यील्ड में बनती है। अब ये POCl3 बन गया ना, ये थोड़ा चालाक होता है, ये बोलता है यार ये OH फ्री दिख रहा है, क्यों ना इसके साथ एक और रिएक्शन की जाए। तो ये P डबल बॉन्ड O है, Cl है, Cl है, Cl है, और ये क्या करता है, इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से H और Cl को बाहर निकाल देता है। क्या करता है, H और Cl को बाहर निकाल देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मिलेगा P डबल बॉन्ड O, Cl, Cl, और यहाँ पर आपको ऑक्सीजन के साथ में क्या मिलेगा, एक जो आपकी बेंजीन की रिंग है वो मिलेगी ऑक्सीजन, और यहाँ पर मिलेगी आपको एक बेंजीन की रिंग, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है अपनी रिंग, यहाँ मिलेगी आपको एक बेंजीन की रिंग, और ऐसे ही धीरे धीरे करके ये सारे क्लोरीन को रिप्लेस कर देगा। एक और बार ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज में बना ही लेते हैं, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अब जो P डबल बॉन्ड O है उस पे ये तो आ चुका है, पर क्या फिनोल की कमी है, क्या फिनोल की कमी तो नहीं है भाई, एक और फिनोल ले लो, अगेन क्या होगा, HCl बना देगा, है ना, साथ ही में एक और फिनोल ले लिया, साथ ही में ले लो, अलग अलग क्या स्टेप बताऊं, एक और फिनोल ले लिया, इसमें भी HCl बन गया, और जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर भी ऑक्सीजन बनाना भूल गए क्या अपन, देखो अभी तक भी ऑक्सीजन ने साथ नहीं छोड़ा है, इस चीज को समझो कि कितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ऑक्सीजन, ये बेंजीन की रिंग, ऑक्सीजन और ये बेंजीन की रिंग, ये आपका बच्चों बन जाता है, और इसको बोलते हैं ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, क्या बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, जिसका फॉर्मेशन हो जाता है ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, तो ये बन जाता है बच्चों एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो आप सोचते हो कि ये क्लोरीन बनेगा, पर लास्ट में आपको ये देखने को मिल जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैं बोल रही थी कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, और इसको साथ ही में समझ लो, वरना मैं फिनोल की रिएक्शन में बताती थी आपको, पर अभी मैंने साथ ही में PCl5 पढ़े थे तो समझा दिया कि जब जब फिनोल की रिएक्शन कराओगे PCl5 के साथ, तो आपको लगेगा ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, जबकि तो बहुत स्मॉल यील्ड में बनेगा, ये आपको मेजरली देखने को मिलेगा। मेजरली मतलब ये स्मॉल यील्ड में बना ही इसकी वजह से है, क्योंकि ये क्या करेगा, ये तो यहाँ पर इसके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा, इसीलिए ये जो रिएक्शन है वो आपको बहुत स्मॉल यील्ड में दिखेगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई बच्चों। अगर यहाँ पर कोई पूछ लेना कि इसकी स्मॉल यील्ड क्यों हुई है, तो वहां पर रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, यहाँ पर लिख देते हैं, चलो क्यों ना लिख ही दें, स्मॉल यील्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन, स्मॉल यील्ड क्यों है क्लोरोबेंजीन की, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ट्राइफिनाइल फॉस्फेट, ट्राइफिनाइल फॉस्फेट की वजह से ही यहाँ पर स्मॉल यील्ड हुई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, जो कि मैंने आपको लिखवा भी दिया, ठीक है।
बच्चों आइए पढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा है, वापस अगेन वही चीज है कि CO बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है। और यहाँ पर अब अपन मेनली क्या पढ़ेंगे बच्चों, यहाँ पर पढ़ेंगे कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को, क्योंकि इस रिएक्शंस में क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है। अभी तक जो रिएक्शन देख रहे थे उनमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा था, ये कैसी रिएक्शन है, इन्वॉल्विंग एलिमिनेशन। ऐसा CO बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है जहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है, मतलब अब आपको एल्कीन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। देख लो भाई, रिएक्शन ली थी अल्कोहल की, वहां पर क्या हो रहा था, अल्कोहल की जगह क्लोरीन आ रहा था, यहाँ पर एल्कीन मिलने लग गई है। और इसमें आप रिएजेंट ये चारों यूज कर सकते हो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4, KHSO4 के साथ में हीट, और बहुत बार आपको सिर्फ एसिडिक मीडियम के लिए H+ और हीट दे देगा। जैसे यहाँ पर कुछ अगर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो डिहाइड्रेशन होता है ये कब होता है, हाई टेम्परेचर पे होता है। एंड दिस रिएक्शन इज एसिड कैटलिस्ट, क्योंकि H+ लिख रखा है, H+ ही अपना सोर्स है, इसीलिए एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन, जहां जहां पर H+ सोर्स होता है उसको एसिड कैटलिस्ट रिएक्शन बोल देते हैं। कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड, इसका मतलब रीअरेंजमेंट हो सकती है, नॉर्मल सी बात है। और जो यहाँ पर रेट ऑफ डिहाइड्रेशन है वो किस पर डिपेंड करेगी, कितना स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। क्या बात है, आइए करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। ठीक है, इस रिएक्शन को मैं पहले ही समझा चुकी हूँ, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्कीन बनाते हैं और हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं, या फिर सॉरी डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल बोलते हैं। और इन रिएक्शंस को मैं समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है, आइए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन ऐसा दे रखा है, ठीक है, इसमें डाला है H+ और साथ में हीट डाला है, आपको पता है क्या होगा, एल्कीन बनेंगे। भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, एल्कीन बन रही होगी, कोई दिक्कत की बात नहीं, पर मैकेनिज्म क्या फॉलो हो रहा है इसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर मैकेनिज्म की बात करें बच्चों, ठीक है, मैं 3-4 क्वेश्चन बताऊंगी जिनमें सिर्फ मैकेनिज्म बताऊंगी, हालांकि इसका मैकेनिज्म बता चुकी हूँ, पर 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बिकॉज अपन किसको पढ़ने वाले हैं, कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट को। तो यहाँ पर जैसे ही H+ आता है जैसे ही H+ आता है OH2 बना देता है। OH2 आपको पता है वाटर के ऊपर पॉजिटिव आ जाना, मतलब ये ग्रुप क्या चाहेगा कि मैं यहां से निकल जाऊं। अब जैसे ही ग्रुप निकलेगा क्या होगा बच्चों, जैसे ही ये ग्रुप यहां से निकल रहा होगा तो यहाँ पर अब जैसे ही ये ग्रुप निकल रहा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव को मिल रहा है दो दो, किसका, दो दो मिथाइल का क्या मिल रहा है, यहाँ पर आई इफेक्ट मिल रहा है। क्या ये रीअरेंजमेंट करना चाहेगा, नहीं, नो रीअरेंजमेंट। क्या हो जाएगा, ये ऐसा केस हो जाएगा जिसमें किसी तरीके का रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, नो रीअरेंजमेंट। और यहाँ पर जाकर क्या होगा, यहाँ पर 2 H है, इसका H, इसका H, किसी भी जगह से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करो, प्रोडक्ट तो यही बनेगा। तो बस यही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, इस प्रोसीजर के थ्रू जाएगा। पहले कार्बोकेटायन बनेगा, हाइड्रेशन होगा अल्कोहल का, फिर कार्बोकेटायन बनेगा, अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो रीअरेंजमेंट होगा, और फिर डायरेक्टली आपकी एल्कीन बन जाएगी। एल्कीन के लिए यहाँ पर आपको एक बेस डालना पड़ेगा, जो कि क्या करेगा, इस H को लेके जा रहा होगा और फिर वहां पर एल्कीन बन रही होगी। ठीक है, तो बच्चों आइए देखते हैं अब किसको, कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट को। कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैसे होता है और इसको समझते हैं। नॉर्मल सी बात है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से होगा, और फिर अगर कार्बोकेटायन अपनी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, पोजीशन को चेंज कर देगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक और एग्जांपल लूँ, एक तो मैंने ले लिया अभी, यहाँ पर क्या करे, OH रख दे। ठीक है, इस OH को क्या करना है, H+ और एसिड में डालना है, और इससे क्या होगा, ये यहाँ पर क्या कर देगा, कार्बोकेटायन बन के एल्कीन बनेगा। मगर इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं। सबसे पहले क्या होगा, H+ जाएगा, H+ कहाँ अटैक करेगा, इस OH ग्रुप पे अटैक करेगा, OH ग्रुप पे अटैक करेगा, वाटर बना देगा, वाटर के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वाटर चाहेगा अपने पॉजिटिव को हटाना, जिसकी वजह से उसको लीव करना पड़ेगा, और अगर लीव करेगा तो क्या करेगा, अपने पॉजिटिव को छोड़ जाएगा, किस पे, यहाँ पर, किधर छोड़ जाएगा,
यहाँ पर। अगर इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो क्या ये यहाँ पर स्टेबल है? बिल्कुल सही है। यहाँ पर CH3 ग्रुप है और यहाँ पर एक 2 हाइड्रोजन CH2 वाला ग्रुप है। मतलब इसको अगर टोटल बात करें कितने अल्फा हाइड्रोजन का यहाँ पर क्या मिल रहा है? प्लस H मिल रहा है। तो अगर 3 और यहाँ पर 5 है, मतलब 5 अल्फा हाइड्रोजन का प्लस H मिल रहा है। अगर ये मान लो रीअरेंजमेंट कर रहा है यहाँ पर, तो क्या होगा? मान लो अगर इसने यहाँ पर रीअरेंजमेंट करी तो इसके पास कितने हाइड्रोजन आ जाएंगे? 4 अल्फा H। 2 यहाँ के हाइड्रोजन, 2 यहाँ के हाइड्रोजन। तो क्या ये करना चाहेगा भाई? कोई भी एक बात बताओ, थिएटर में बिल्कुल सेंटर की सीट में हो, कभी भी अपनी सीट से उठोगे? नहीं उठोगे। जब कोई आपको एक अच्छी सीट देना चाहेगा तभी उठोगे। भाई इसको 5 अल्फा H मिल रही है, 4 अल्फा H पे क्यों जाएगा? नहीं जाएगा और रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अगर रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता तो अब क्या होगा? एलिमिनेशन होगा। और इन केसेस में आपको देखना पड़ेगा एल्कीन की स्टेबिलिटी को, कि एल्कीन कहाँ स्टेबल होगा। तो आपको पता है एल्कीन यहाँ पर 3 तरीके के प्रोडक्ट बना सकता है। वो 3 तरीके के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं भाई? जैसे अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक तो बनेगा, अगर ये वाला H निकला तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और अगर ये वाला H निकला तो ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। एक तो मिलेगा जब यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पर वाला H निकलेगा तो यहाँ पर एल्कीन आ जाएगी। अगर ये वाला H निकलेगा, H भी बना देती हूँ मैं, चलो भाई किसी तरह का कंफ्यूजन हो तो। अगर ये वाला H निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, और अगर ये वाला H निकलेगा तो ये वाला प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो 2 तरह की एल्कीन मिलेगी। पर आपको पता है एल्कीन की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं किससे? किससे चेक करते हैं भाई? हॉफमैन और सेडजेफ में। जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगी। अगर इस एल्कीन की बात करें तो एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जबकि इसमें सिर्फ एक आपको यहाँ पर यही ग्रुप दिखेगा। तो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी मेजर और दिस विल बी माइनर, ठीक है। तो बच्चों अब कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट को देखते हैं। जब क्या हो, यहाँ पर रीअरेंज होकर क्या हो रहा होगा बच्चों? रिंग का एक्सपेंशन हो रहा होगा। तो आइए देखते हैं रीअरेंजमेंट, और किसका भाई? कार्बोकेटाइन भी लिख देती हूँ। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट इन्वॉल्विंग रिंग एक्सपेंशन, जिसमें रिंग का एक्सपेंशन हो रहा है। और ये सब मैंने आपको जीओसी में करवा रखा है भाई, तो मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए एक एक एग्जाम्पल कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें, रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है, पूरा प्रोसेस मैंने आपको जीओसी में बता रखा है। पर आइए देखते हैं। मान लो यहाँ पर क्या दे रखा है आपको? एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, ठीक है। उस 5 मेंबर्ड की रिंग पे यहाँ पर OH अटैच है, ठीक है। वैसे मैंने उसको उल्टा बना दिया है, सीधा ही बना देती हूँ। एक 5 मेंबर्ड की रिंग है और उस 5 मेंबर्ड की रिंग में आपको एक OH दिख रहा है, ठीक है। इसको आपने डाला H+ और एसिड के साथ में, है ना। आपको क्या बनाना था? अब नॉर्मली लोग सोचेंगे भाई एल्कीन बन जाएगी, और एल्कीन बन के मैम या तो यहाँ एल्कीन बन जाएगी और यही प्रोडक्ट होगा। कार्बोकेटाइन भी स्टेबल हो गया तो यहाँ एल्कीन बन जाएगी या यहाँ एल्कीन बन जाएगी, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? आइए उस चीज को समझते हैं। क्योंकि जब भी आप इसमें H+ डालोगे, अगर मैकेनिज्म को समझे तो क्या होगा? अगर इसमें H+ डालोगे तो क्या हो रहा होगा बच्चों? H+ के डालने की वजह से क्या हो रहा होगा बच्चों? H+ के डालने की वजह से आपको पता है वाटर में क्या होगा? वाटर बन जाएगा, हाइड्रेशन हो जाएगा। और आपको पता है वाटर में प्लस आते ही वो निकलना चाहता है, और जैसे ही निकलेगा आ जाएगा एक 5 मेंबर्ड रिंग के पास में, क्या आ जाएगा? कार्बोकेटायन। और जब जब ऐसा हो बच्चों, कोई 5 मेंबर्ड रिंग हो, 4 मेंबर्ड रिंग हो, 3 मेंबर्ड रिंग हो, सब कुछ जीओसी में पढ़ाया था कि जब जब किसी रिंग के पास में कार्बोकेटायन हो, ऐसे नहीं कि यहाँ पर कार्बोकेटायन हो, यहाँ नहीं, उसके जो पास वाला कार्बन है उस कार्बन पे अगर कार्बोकेटायन हो तो रिंग का एक्सपेंशन हो जाता है। और रिंग के एक्सपेंशन में क्या होगा? ये वाला बॉन्ड टूटेगा और वो यहाँ पर रीअरेंज हो रहा होगा। जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये टूट के रीअरेंज होगा। देखना, इसको रीअरेंज करते हैं और रीअरेंजमेंट से यहाँ पर 6 मेंबर्ड की रिंग आ जाएगी। जो 2 पाई बॉन्ड थे उनको एज इट इज रहने दो। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड टूटा है ये से ये वाला, और यहाँ पर बच्चों मान लो पॉजिटिव आ गया, तो यहाँ पर क्या करना है? अब डालना है एक बेस को। बेस क्या करेगा भाई? बताने की जरूरत है क्या? बेस यहाँ से लेकर जाएगा एक H को, जो कि मान लो यहाँ पर है,
यहीं पर लेकर जाएगा और तो कोई पॉसिबल केस नहीं है। जैसे ही इस H को लेकर जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगी क्या, बेंजीन की रिंग। क्या बात है, मुबारक हो, एक ऐसी रिंग मिल चुकी है, कैसी रिंग मिल चुकी है जिसमें यहाँ पर बेंजीन बन चुका है। यहाँ पर ली थी एक 5 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर रिंग से क्या मिल गया आपको, बेंजीन मिल चुका है। बच्चों बहुत अच्छा प्रोसेस है, ध्यान रखना, जब भी क्या होगा, कोई भी आपको यहाँ पर रिंग दे रखी हो, उसके पास वाले कार्बन पे पॉजिटिव मिल जाए तो रिंग का एक्सपेंशन करना है, ठीक है। यही प्रोसेस भी मैंने समझा दिया यार। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आइए भाई एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन ले लिया जिसमें यहाँ पर OH दे दिया, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप मिथाइल शिफ्ट कर रहे होंगे, ठीक है। अब इसको दे दिया आपने H+ और S+, अब क्या करोगे, आइए मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म में वही सबसे पहले H+ आ रहा होगा और H+ क्या करेगा, इस OH को वाटर बना लेगा, ठीक है। वाटर यहाँ से निकल जाएगा और वाटर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा। अब बात आती है कि क्या कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट होगा या नहीं। तो देखो भाई यहाँ पर क्या है, अगर अल्फा H की बात करोगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर उसको एक भी हाइड्रोजन नहीं मिल रहा, मतलब 2 अल्फा H है। और अगर ये रीअरेंजमेंट करेगा और रीअरेंजमेंट करके इस पोजीशन पे जाता है तो क्या क्या मिलेगा इसको, वो देख लो भाई। अगर ये इस पोजीशन पे गया तो इस पोजीशन पे क्या क्या मिलेगा इसको, एक तो ये मिथाइल ग्रुप मतलब 3 कार्बन, फिर यहाँ पर 2 और 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा हाइड्रोजन मिल जाएंगे। और क्या बात है, इसकी तो चांदी चांदी हो जाएगी, 2 से 7 पे जाना, मतलब क्या बात है। तो बिल्कुल ये रीअरेंजमेंट होगा। पर जब भी आपको क्या करना पड़ता है, कोई चीज पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो वैसे ही जब ये इस प्लस को यहाँ पर शिफ्ट करेगा तो ये क्या करेगा, इस वाले कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, इस वाले कार्बन को अगर पॉजिटिव चाहिए तो उसको अपने एक मिथाइल को खोना पड़ेगा और यहाँ पर हो जाएगा मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं इसको, मिथाइल शिफ्ट, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, मिथाइल ही है तो मिथाइल का ही शिफ्ट करेगा और यहाँ पर चल जाएगा एक मिथाइल। तो ये ऐसा वाला केस दिखेगा आपको और यहाँ पर बन जाएगा कार्बोकेटायन विच इज मोर स्टेबल कार्बोकेटायन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन। रीअरेंज हो चुका है भाई कार्बोकेटायन। अब वापस वही दिक्कत है कि कौन सा H लेगा, या तो ले ये वाला H या फिर जो इसके पास जो H है वो ले, या फिर हो सकता है इस वाले कार्बन के पास भी तो H है। तो 3 ऑप्शन है इसके पास एल्कीन बनाने के, और उन 3 ऑप्शन से जो आपको मिलेगा प्रोडक्ट क्या मिलता है, आइए देखते हैं। 3 तरीके की एल्कीन मिलेगी। सबसे पहले मान लो आपने फर्स्ट वाले H को लिया है, ठीक है, तो फर्स्ट वाले से जो आपको मिलेगा एल्कीन मिल जाएगी यहाँ पर और यहाँ, ठीक है। फिर मान लो आपने सेकंड वाला H लिया है, तो सेकंड वाले H से कैसी एल्कीन मिलेगी, जो सबसे स्टेबल एल्कीन होगी बिकॉज इट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। और बाद में मिलेगी, मान लो सॉरी सेकंड में, उल्टा कर दिया क्या अपन ने, सेकंड में कैसी एल्कीन मिलेगी भाई, सेकंड में ये वाला H हटा रहे हो, मतलब जो एल्कीन मिलेगी वो यहाँ मिल रही होगी, ठीक है, और एक ये। और जो जब थर्ड H हटाओगे तो सबसे ज्यादा स्टेबल एल्कीन मिलेगी, जो एल्कीन क्या होगी, सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड। अब एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए क्या करना है, जो सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है वो चेक करनी है, जो अपन को पता है कैसे करते हैं। एल्कीन को देख लो भाई, एल्कीन कहाँ पर है, एल्कीन को देख लो, ये रहा। एल्कीन में कितना मिथाइल ग्रुप है, एक ही मिथाइल ग्रुप है, मतलब ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है। इसमें तो देख लो भाई, एक इधर तो एक भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, यहीं पर बस क्या है, यहाँ पर भी एक ग्रुप है, यहाँ पर भी एक ग्रुप है। इसकी बात करोगे, एक बेंजीन रिंग में जो इन्वॉल्व कार्बन है वो तो है ही सही, साथ में 2 एक्स्ट्रा कार्बन भी हैं, इसीलिए ये मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। मुबारक हो, मेजर प्रोडक्ट मिल चुका है। क्वेश्चन देते पूछ ली, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, तीनों ऑप्शन में देगा, तीनों ही बन सकते हैं, मगर मेजर कौन सा बनेगा, जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रही है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। और इस मैकेनिज्म, इसके थ्रू ये क्या जाएगा, प्रोसेस जाएगा। तो प्रोसेस देखते ही आंसर आना चाहिए। ये मैकेनिज्म जो मैं अभी करवा रही हूँ ये आपके माइंड में बनना चाहिए कि एल्कीन बनेगी, एल्कीन कौन सी ज्यादा स्टेबल बनेगी, तभी जाके आप क्वेश्चन को फास्ट सोल्व कर पाओगे। और इसके लिए क्या करना है, जब भी कोई क्वेश्चन देखो उसका मैकेनिज्म लिखो। एक बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे, 4-5 बार लिखोगे, अपने आप मैकेनिज्म से क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और आई है
इसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है बच्चों, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं 3 स्टार लगा देती हूँ। ये क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर एक OH ग्रुप है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से भाई एल्कीन बनानी है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करना है, H+ डाला है और H+ के साथ क्या डाला है, हीट, ठीक है। अब क्या करना है, अब इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। हालांकि बहुत ही सिंपल है ये, इसमें कुछ ऐसा टफ नहीं है, बट यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनका रिलेशन, क्योंकि आपसे क्वेश्चन कैसा पूछेगा वो भी मैं बता दूंगी। जैसे मान लो यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले वही यार, बार बार मैं बनाते बनाते थक गई, वाटर बन गया और ये वाटर क्या चाहेगा, निकलना। जैसे ही निकलेगा कार्बोकैटायन बन जाएगा, मुबारक हो कार्बोकैटायन बन चुका है। कार्बोकैटायन कहाँ जाएगा रीअरेंजमेंट करके, मान लो यहाँ पर आता बहुत अच्छा कार्बोकैटायन बन जाता, पर उसके लिए उसको यहाँ पर जाना पड़ेगा जो कि ज्यादा स्टेबल नहीं है, सेम स्टेबिलिटी वाला कार्बोकैटायन बन रहा है और सेम स्टेबिलिटी पे ये कभी भी शिफ्ट नहीं होगा, मतलब यहाँ पर नो रीअरेंजमेंट वाला केस है, कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा। अब रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा तो टाइम वेस्ट नहीं करना है और डाल दो बेस और बना दो एल्कीन। क्या करना है, बेस डाल दो, एल्कीन बना दो। अब एल्कीन यहाँ पर एक तो यहाँ से H निकले तब बन सकती है, एक यहाँ से H निकले तब बन सकती है, मतलब 2 तरीके के प्रोडक्ट मिलेंगे। एक बार यहाँ पे एल्कीन बना दो, ठीक है, और एक बार जो एल्कीन बनानी है वो यहाँ पर बना दो। अब आपको दिख रहा है मैम सेम ही बन रहा है, क्यों ये चीज पढ़ा रहे हो, क्या फायदा है, क्यों इस क्वेश्चन को 3 बार स्टार लगाया है, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन था बच्चों। ये दोनों जो बने हैं इनको बोला जाता है इनेंशियोमर। और वो पता है क्वेश्चन कैसा पूछेगा एग्जामिनर, कि रिलेशन बताओ द प्रोडक्ट फॉर्म, रिलेशन बिटवीन द प्रोडक्ट फॉर्म, और रिलेशन में आपको इनेंशियोमर दे देगा, डाइस्टीरोमर दे देगा और भी कुछ ऑप्शंस दे देगा, तो आपको इनेंशियोमर को टेक करना है। अब देखो कितना कॉम्प्लेक्स करके वो आपको रिएक्शन या कोई भी क्वेश्चन को दे सकता है, तो बस मैं यही समझा रही थी कि समझना है कि इनेंशियोमर्स बन सकते हैं और वो क्वेश्चन यहाँ से दे देगा। तो बच्चों यहाँ तक अपन ने पूरे कार्बोकैटायन को रीअरेंजमेंट को समझ लिया है, इनेंशियोमर्स कब बन रहे हैं, कार्बोकैटायन में रीअरेंजमेंट कब कब किस तरीके से होगा, कब रिंग एक्सपेंशन होगा, कब रीअरेंजमेंट हो रहा होगा। और इसी में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा जाता है जिसको बोलते हैं पिनाकोल टू पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट, पिनाकोल टू पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट है बच्चों। इसको क्या करते हैं अपन, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट को जब समझते हैं तभी पढ़ लेते हैं, क्योंकि दोनों बहुत मिलते जुलते हैं। इसमें भी कार्बोकैटायन बनता है, उसी का रीअरेंजमेंट होता है। अब जैसे अगर पिनाकोल होता क्या है इसकी बात करें, तो जब भी आपको 2 ऑक्सीजन क्या मिल जाए, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन मिल जाए तो उसको बोलते हैं विसनल साइट, मतलब दोनों कार्बन पे क्या है ऑक्सीजन मिल जाए तो इसको पिनाकोल बोला जाता है। क्या बोलते हैं, पिनाकोल। और यहाँ पर आपने जरूर H+ का मीडियम दिया होगा, और H+ के मीडियम से क्या होगा, ये OH2 क्या होगा, वाटर बना लेगा, निकलेगा, कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट होकर यहाँ पर आपको जो देखने को मिलेगा बच्चों वो मिल रहा है कीटोन। अभी जो अपन ने जितने भी केसेस देखे उसमें एल्कीन बन रहा था, यहाँ पर कार्बोकैटायन के रीअरेंजमेंट से क्या मिल रहा है, कीटोन मिल रहा है, और इसको बोला जाता है पिनाकोलेन। पिनाकोल से पिनाकोलेन का रीअरेंजमेंट को बोला जाता है पिनाकोल टू पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। आइए देखते हैं भाई यहाँ पर OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट से कीटोन ग्रुप कैसे बन गया, तो इसके मैकेनिज्म को समझते हैं ताकि पूरी चीज क्लियरली समझ में आए। तो सबसे पहले आपको पता है H+ आया होगा। अब H+ के पास क्या है, 2 ऑप्शन है, एक तो ये वाला अल्कोहल है, एक ये वाला अल्कोहल है, और दोनों के ही पास 2 मिथाइल ग्रुप है, मतलब सिमिलर आइडेंटिकल टाइप के OH है, तो इसके पास कोई भी ऑप्शन है, किसी के पास भी चल जाएगा, या तो इसके पास चल जाएगा या इसके पास चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर मान लिया कि इस वाले OH के पास गया, अब इस वाले OH के पास जाने से क्या होगा, OH2+ बना लेगा। क्या बात है, वाटर के पास आ चुका है प्लस, और वाटर जब निकलता है तो अपनी निशानी जरूर छोड़ के जाता है। भाई ये बोल रहा है मैं जा रहा हूं पर अपनी निशानी जरूर छोड़ के जाऊंगा, और निशानी के तौर पे यहाँ पर क्या छोड़ के जाएगा, एक पॉजिटिव छोड़कर जाएगा, कार्बोकैटायन मिल जाएगा। भाई मुबारक हो, कार्बोकैटायन बन चुका है। आपको पता है कार्बोकैटायन कैसा कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। और अगर इसको
अगर इसको आप एक लोन पेयर वाली स्पीशीज के पास रख दो तो इसकी चांदी चांदी हो जाएगी। मतलब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जब भी कार्बोकेटायन बनता है तो वो चाहता है लोन पेयर स्टेबलाइजेशन। देखो एक तो मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और लोन पेयर दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये चाहेगा लोन पेयर का स्टेबलाइजेशन मिले। और लोन पेयर के स्टेबलाइजेशन की चाह में ये क्या चाहेगा कि क्यों ना मैं ऑक्सीजन के पास, मतलब OH ग्रुप के पास अपना प्लस को शिफ्ट कर लूं। अब जैसे कि मैंने कल बताया था, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर ये पॉजिटिव को लेकर जाएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपने एक मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। और मिथाइल शिफ्ट मतलब कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट हुआ है लोन पेयर के स्टेबलाइजेशन पाने के लिए। ठीक है, अब एक मिथाइल ग्रुप यहाँ चल चुका है, देख लो भाई OH ग्रुप आ गया, पॉजिटिव है। और इधर क्या हो गए, 3 मिथाइल ग्रुप आ चुके। 2 मिथाइल तो ऑलरेडी थे इसके पास, 1 मिथाइल यहाँ से शिफ्ट होकर 3 मिथाइल आ चुके हैं। अब क्या होगा भाई, अब ये प्लस चाहेगा, क्या चाहेगा भाई, ये प्लस चाहेगा कि ऐसा हो जाए कुछ कि ये जो H है ये मेरा प्लस लेकर भाग जाए। तो ये जो प्लस है बच्चों यहाँ पर बनाएगा बॉन्ड, बॉन्ड के बनने से क्या हो जाएगा, OH वापस ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा। और यहाँ पर जो 3 मिथाइल ग्रुप थे एज इट इज बैठे रह जाएंगे। अब ऑक्सीजन बोलेगा मुझे प्लस प्लस नहीं पसंद है, प्लस आते ही तो निकल जाता था वो। तो अब ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस H प्लस को दे देगा अपना प्लस और खुद बना लेगा क्या, कीटोन। इसीलिए यहाँ पर बन जाता है कीटोन। और ये पूरे मैकेनिज्म के थ्रू बनता है बच्चों। तो अब क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि क्या होता है जब पिनाकोल, मतलब जब किसी भी अल्कोहल से कीटोन बन रहा होगा तो इस मैकेनिज्म के थ्रू ही उसको जाना पड़ रहा होगा। तो ये समझ में आ गया पिनाकोल टू पिनाकोलिन रीअरेंजमेंट क्या होता है। ठीक है, ये जो लाइन बनी है थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है, लाइन को सही से बनाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है भाई, अब सही। ठीक है, अब यहाँ पर समझ में आ गया, ये भाई आपका जनरल रिएक्शन थी और पूरा मैकेनिज्म था। अब ऐसा करते हैं, किसी भी चीज को समझने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके कुछ क्वेश्चंस करो। ठीक है, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो बच्चों आइए, अपन ने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें 2 OH ग्रुप है और 2 OH ग्रुप से जो अटैच है वो है 2 फिनाइल की रिंग। मतलब अभी भी जो केसेस है वो आइडेंटिकल ही है और इसमें सारे केसेस मोस्टली आपको आइडेंटिकल ही मिलेंगे। क्या करना है, H प्लस को डालना है। मगर H प्लस को डालने से क्या मैकेनिज्म होगा वो अपन ने समझ लिया है। तो आइए एक और बार मैकेनिज्म को समझते हैं। इस वाले रिएक्शन में सबसे पहले क्या हुआ होगा, जैसे ही प्लस आता है क्या होता है, वाटर बन जाता है। अल्कोहल क्या चाहता है, वाटर बनाना, वाटर बन जाता है। और वाटर बनता है तो वाटर को निकलना भी पड़ेगा। अब वाटर निकलेगा तो भाई अकेले नहीं निकलता है, पॉजिटिव अपनी निशानी को छोड़कर ही निकलता है। यहाँ पर मिल जाएगा आपको एक कार्बोकेटायन। अब यार एक बात बताओ, कोई एक ऐसी स्पीशीज है जो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, उसको आप 1 इलेक्ट्रॉन दोगे और 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो क्या लेना चाहेगा, वो लोन पेयर का स्टेबलाइजेशन लेना चाहेगा। ये चाहता है लोन पेयर का स्टेबलाइजेशन इधर आना। और इधर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अपने, इसके पास 2 ऑप्शन है। अब देखो, या तो ये अपने मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर करे या फिर ये क्या करेगा, अपने जो पीएच रिंग है इसको ट्रांसफर करे। या तो इसका शिफ्ट होगा या फिर इसका शिफ्ट होगा। अब किसका शिफ्ट होना चाहिए, इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी एक और चीज जिसको बोलते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब ये क्या नई चीज है भाई, मतलब अगर आपको एक से ज्यादा स्पीशीज दे रखी है और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन माइग्रेट करेगा, तो उसके लिए आपको पढ़ना होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। इसको लर्न ही करना पड़ेगा, इसकी कोई ट्रिक व्रिक नहीं आएगी भाई। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन दे रखा है और आपको एक एरोमेटिक, जैसे कि अभी एक फिनाइल रिंग थी, कोई एरोमेटिक चीज दे रखी है। और एलिफेटिक, एलिफेटिक पता है ना क्या होता है, कोई R ग्रुप है। मान लो ये क्या है, कोई एरोमेटिक रिंग है और मान लो ये क्या है, कोई R ग्रुप है। तो किसका ट्रांसफर पहले होगा उसके बारे में, उसके जानने के लिए अपन पढ़ते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो बच्चों पहले हाइड्रोजन होगा, फिर एरोमेटिक रिंग होगी और फिर एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब है
यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले एरोमेटिक रिंग का ट्रांसफर हो रहा होगा। इसी वजह से अगर 1 और 2 की बात करें तो कौन सा शिफ्ट होगा, फिनाइल का शिफ्ट होगा, मिथाइल शिफ्ट नहीं होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। और फिनाइल शिफ्ट क्यों हुआ है, अभी देखा भाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड में एरोमेटिक रिंग को पहले आप माइग्रेट कराओगे और लास्ट में कराओगे मिथाइल को। अगर मिथाइल दे रखा है, ऑप्शन ही नहीं है, तब तो मिथाइल शिफ्ट ही होगा। अगर मिथाइल और एरोमेटिक रिंग दे रखी है तो किसका ट्रांसफर होगा, एरोमेटिक रिंग का। और ऐसे ही कुछ और चीजों के बारे में बता देती हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको हाइड्रोजन दे रखा है और उसी के आइसोटॉप दे रखे ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो सबसे पहले आप हाइड्रोजन का ट्रांसफर कराओगे, किसका, हाइड्रोजन का ट्रांसफर कराओगे। और अगर ऐसे ही मान लो आपको दे रखा है कोई बेंजीन की रिंग है, उस पे OCH3 ग्रुप है, ठीक है, डोनेटिंग ग्रुप है। एक बेंजीन की रिंग है जिसपे कैसा ग्रुप है, टोलिन टाइप का CH3 ग्रुप है, और बेंजीन की रिंग है, तो आप किसका ट्रांसफर करोगे, यहाँ पर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्लोरीन मान लिया, तो किसका ट्रांसफर पहले होगा, तो बच्चों याद रखना है पहले टोलिन का होगा, ठीक है, टोलिन और ये जो आपका एनिसोल होता है, फिर बेंजीन का होगा, और लास्ट में जाके ये क्लोरीन वाले का हो रहा होगा। अब बात आती है मैम, ये तो बात होगी एरोमेटिक के बारे में, अगर एल्काइल ग्रुप दे रखा है तो फिर किसका ट्रांसफर पहले करेंगे, तो पहले ट्रांसफर करोगे टर्शरी, जो टर्शरी कार्बन होगा उसका सबसे पहले ट्रांसफर होगा, ठीक है, फिर सेकेंडरी कार्बन का, ठीक है, फिर प्राइमरी कार्बन का, और लास्ट में फिर अगर आपको दे रखा है एक ही तो उसका ट्रांसफर हो सकता है। तो टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी से चलना है। और अगर बेंजीन रिंग दे रखी है तो पहले आपको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और फिर बाद में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या फिर जो बल्की ग्रुप्स होते हैं उनको बाद में रखना है। स्टीरिक हिंड्रेंस भी यहाँ पर क्या होता है, उसका भी इफेक्ट होता है। तो ये होता है माइग्रेटरी ऑर्डर। क्या होता है, माइग्रेटरी ऑर्डर, मतलब जब भी कार्बोकेटायन बनाना है तो आपको पता है इन सब के थ्रू जाना पड़ेगा, तो इस चीज को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर अपना ये वाला डाउट क्लियर हो गया कि फिनाइल शिफ्ट क्यों हुआ था, क्योंकि अगर फिनाइल और मिथाइल दे रखा है तो फिनाइल को प्रायोरिटी दी जाएगी। अब फिनाइल शिफ्ट होने से क्या बनेगा भाई, आइए देखते हैं। यहाँ पर बन चुका है OH पॉजिटिव, और क्या बना है, और साथ ही में यहाँ पर 2 pH की रिंग आ चुकी है, क्या बात है, और एक मिथाइल था ऑलरेडी इसके पास, तो वो मिथाइल है। अब क्या करना है, आप सभी को पता है ये जो प्लस है ये चाहेगा कि मैं ऑक्सीजन पे चल जाऊं, और फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा H+ के साथ। तो यहाँ पर यही होता है, क्या होता है भाई, यहाँ पर आ जाता है OH+, और साथ ही में यहाँ पर जो 3 ग्रुप थे फिनाइल, फिनाइल और मिथाइल, वो एज इट इज रहते हैं। अब आपको पता है क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, -H+ निकल जाएगा भाई, H जो है आपका हाइड्रोजन वो प्लस लेकर भाग जाएगा, और प्लस लेके भागने से जो कंपाउंड आपको मिलेगा, यहाँ पर क्या मिल रहा होगा, कीटोन मिल रहा होगा, और यहाँ पर मिल रहे होंगे 2 pH और 1 मिथाइल। तो ये आपको ओवरऑल कंपाउंड मिलेगा। मैकेनिज्म मैंने बता दिया कैसे, किसके थ्रू मैकेनिज्म जा रहा होगा, पूरा मैकेनिज्म आपको ऐसे ही करना है। भाई आइए एक रिंग वाला एग्जांपल भी ले लेते हैं इसमें, ठीक है। मान लो आपने क्या करा, 2 5 मेंबर्ड की रिंग ले ली, एक ये रिंग और एक ये रिंग, और इन दोनों 5 मेंबर्ड की रिंग में जो आजू बाजू वाले कार्बन है उन पे OH यहाँ पर अटैच कर दिया, मतलब पिनाकोल बना दिया। और यहाँ से क्या करना है, अब करना है H+ डाल के पिनाकोलेन बनाना है। अब एक चीज समझाई थी मैंने कल, जब भी कोई 5 मेंबर्ड की रिंग हो, 4 मेंबर्ड की रिंग हो, 3 मेंबर्ड की रिंग हो, और उसी के पास में पॉजिटिव बन जाए तो क्या होता है, रिंग का एक्सपेंशन होता है। तो आइए इसमें भी समझते हैं रिंग एक्सपेंशन को। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो H+ डालते ही कार्बोकेटायन बनाना होगा, और आपको पता है दोनों ही केस सिमेट्रिकल है, तो कहीं पर भी कार्बोकेटायन बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही कंडीशन सिमिलर होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कार्बोकेटायन यहाँ बना दिया, ठीक है, प्लस आ चुका है, प्लस आते ही क्या होगा, जब भी किसी रिंग के बाजू वाले कार्बन पे प्लस आ जाए तो रिंग का एक्सपेंशन होता है। यही बात मैंने समझाई थी लेक्चर में कि रिंग का एक्सपेंशन होता है, ठीक है। और रिंग के एक्सपेंशन में क्या होगा, अब ये रिंग क्या होगी, 4 मेंबर्ड से 5 मेंबर्ड बनेगी। और इसका मैकेनिज्म भी मैंने बताया था, क्या करना होता है, अभी बताया था, यहाँ वाला बॉन्ड तोड़ना होता है, इस वाले बॉन्ड को आप इधर शिफ्ट कर दोगे, इस वाले बॉन्ड को तोड़ के इधर शिफ्ट करोगे। 5 मेंबर्ड की रिंग अब 6 मेंबर्ड की बन चुकी है,
क्या बात है, यहाँ से जो मिला है वो क्या है, 6 मेंबर्ड की रिंग। मुबारक हो भाई, 6 मेंबर्ड की रिंग में यहाँ वाले कार्बन पे एक ये जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन पे अगर यहाँ पर जुड़ा हुआ है तो इस वाले कार्बन पे क्या होगा, अभी भी एक 5 मेंबर्ड की रिंग है, क्योंकि इसको तो कोई प्लस नहीं मिला, इसको प्लस नहीं मिला, तो ये कोई रीअरेंजमेंट ही नहीं कर पा रहा है, ना ही रिंग एक्सपेंशन कर पा रहा है, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहा। अब जो OH ग्रुप था उसको आपने एज इट इज यहाँ पर लगा दिया, और पॉजिटिव के साथ OH वाला ग्रुप है। अब क्या होगा, ये चाहेगा पॉजिटिव कि क्या हो जाए, ऑक्सीजन के पास ही चल जाऊं, ताकि ऑक्सीजन फिर इस प्लस को भगाने की तरकीब खुद ही लगा लेगा। जब भी ऑक्सीजन के पास क्या आता है बच्चों, प्लस आ जाता है, तो वो उसको भगाने की, प्लस को भगाने की तरकीब खुद ही लगा लेता है। जैसे अगर वाटर के टर्म्स में आया था, तब क्या हुआ, प्लस बन गया, कार्बोकेटायन और वाटर निकल चुका। यहाँ पर आएगा तो वो H प्लस को क्या कर देगा, बोलेगा जाओ इस प्लस को लेकर जाओ, और H प्लस को भगा देगा, और प्लस भी बच जाएगा साथ में, और उसकी वजह से जो आंसर आपको मिलेगा उसमें क्या होगा बच्चों, एक तो आपको मिल जाएगी 6 मेंबर्ड की रिंग विद डबल बॉन्ड O, और एक मिल जाएगी 5 मेंबर्ड की। तो ये आंसर आपको देखने को मिलेगा, और यही था बच्चों आपका पिनाकोल टू पिनाकोलेन रीअरेंजमेंट। मैम क्या इसकी और भी चीजें पॉसिबल है? बिल्कुल बच्चों, एक और रीअरेंजमेंट को आप यहाँ पर पढ़ते हो, जिसको बोला जाता है सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट। सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट मतलब यहाँ पर एक तो अल्कोहल ही होगा और एक स्पीशीज कोई और हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर अपन एग्जाम्पल ले, तो आइए बच्चों इसमें पढ़ते हैं एक एग्जाम्पल। अब इसमें क्या होता है, केस ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर 2 OH हुआ करते थे, अब क्या होगा, अब 2 OH की जगह आपको देखने को मिलेगा एक क्लोरीन, या फिर ऐसी कोई स्पीशीज जिसको रिमूव कर सके। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन है, आयोडीन है, तो आप क्या डाल दोगे, वैसी कोई स्पीशीज डाल दोगे। जैसे अगर मैंने क्लोरीन डाला है तो मैं यहाँ पर AlCl3 डाल दूंगी, ताकि क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ से निकल जाएगी। सिर्फ मोटो क्या है, इस क्लोरीन को निकालना और प्लस बनाना। वहां पर आप दोनों ऑक्सीजन, दोनों अल्कोहल ग्रुप लिया करते थे। जब पिनाकोल की बात होती थी, यहाँ पर सेमी पिनाकोल है, एक OH ग्रुप होगा और एक कोई सा भी ग्रुप होगा जो लीविंग ग्रुप हो सकता है। मतलब यहाँ पर आपको क्या लगाना है, कोई भी लीविंग ग्रुप लगाना है, ठीक है। जो भी लिविंग ग्रुप लगाओगे उसी के हिसाब से रिएजेंट दे दोगे, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ के मैकेनिज्म की बात करूँ, सेम मैकेनिज्म है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगर मैकेनिज्म की बात करोगे, जैसे ही AlCl3 डालोगे क्या करेगा, इस क्लोरीन को लेके निकल जाएगा। अब क्लोरीन निकलेगी तो क्या बन जाएगा भाई, क्लोरीन निकलेगी, पीएच है, यहाँ पर अगेन OH ही है, और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव। अब आपको पता है पॉजिटिव आ जाता है तो क्या करता है, चाहता है लोन पेयर का स्टेबलाइजेशन, पर कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यहाँ पर इसको अपने एक पीएच को शिफ्ट करना पड़ेगा, और हो जाएगा क्या, पीएच शिफ्ट, फिनाइल रिंग का शिफ्ट हो रहा है भाई, मुबारक हो, फिनाइल रिंग मिल रही है। और यहाँ पर जो आपको कंपाउंड मिलेगा उसमें एक पीएच है, ठीक है, एक OH है, और यहाँ पर पॉजिटिव आ गया, और अब क्या होगा, यहाँ पर आ चुके हैं 2 मिथाइल के साथ में एक पीएच शिफ्ट हो चुका है भाई, ये वाला फिनाइल इधर शिफ्ट हो गया है, ठीक है। और इसको पॉजिटिव चाहिए था, पॉजिटिव मिल चुका है। आपको पता है पॉजिटिव बड़ा ही लालची है, वो चाहता है कि ऑक्सीजन के साथ आकर मैं बाहर निकल जाऊं। तो यहाँ पर बच्चों दूसरा आपको कंपाउंड मिलेगा, जिसमें ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड OH, वही यार वही चीज हो रही है, उसके फॉर्म में आ जाएगा। पीएच यहाँ पर अगेन है, और इस वाले कार्बन पे 2 मिथाइल के साथ एक पीएच है, अगेन क्या होगा, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा। क्या बात है, मुबारक हो, दोबारा आपको मिल चुका है कीटोन। क्या मिल चुका है, कीटोन मिल चुका है। पर अभी वाला जो कीटोन मिला है उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है, बाकी बिल्कुल सेम है, डिफरेंस क्या हुआ, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि यहाँ पर आप OH की जगह कोई और लिविंग ग्रुप लगा रहे हो, ठीक है। अभी तक आप क्या कर रहे थे, OH की जगह क्या कर रहे थे, 2 OH लगा रहे थे, अब यहाँ पर आपने OH की जगह एक लिविंग ग्रुप लगाया है। बाकी पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेम है, देख लो पूरा का पूरा मैकेनिज्म सेम है, सिर्फ लिविंग ग्रुप लगा दिया था। मान लो इसके एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं यार, 1-2 एग्जाम्पल तो बनते ही है। अब मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी, मगर मैं इतनी बार मैकेनिज्म बता दिया मैंने कार्बोकेटायन का, बार बार थोड़ी बताऊंगी। अब यहाँ पर मान लो आपने एक 4 मेंबर्ड की रिंग ली, चलो 5 मेंबर्ड की कब से ले रहे हैं, एक 4 मेंबर्ड की रिंग लेते हैं, और 4 मेंबर्ड की रिंग में मान लो आपने यहाँ पर लिया है डबल बॉन्ड, और यहाँ पर है एक OH ग्रुप।
अब डबल बॉन्ड में आपको पता है यहाँ पर होंगे 2 हाइड्रोजन और आपको निकाल कर क्या बनाना है, कार्बोकेटायन बनाना है। तो ऐसा करो, इसको HCl दे दो। मतलब जो भी आपको लीविंग ग्रुप कार्बोकेटायन बनाने के लिए जरूरत है वैसा ही रिएजेंट डाल दोगे। अब क्या होगा, यहाँ पर जरूर अगर मैं मैकेनिज्म यही समझो तो यहाँ कार्बोकेटायन बन जाएगा। कार्बोकेटायन बनते ही 4 मेंबर की रिंग किसमें चेंज हो जाएगी, 5 मेंबर की रिंग में। और 5 मेंबर की रिंग पे क्या आ जाएगा भाई, 5 मेंबर की रिंग बन गई। एक यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा मिथाइल है, क्योंकि अगर बॉन्ड ये वाला टूटेगा तो यहीं पर आएगा, तो एक एक्स्ट्रा मिथाइल तो बच ही रहा है, एक्स्ट्रा मिथाइल बचेगा और ये डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा। ठीक है, यार नहीं समझ में आया तो आइए भाई मैकेनिज्म भी बता देती हूँ एक बार, लास्ट बार है पर इसके बाद मैकेनिज्म नहीं बताऊंगी। मैकेनिज्म में क्या हुआ होगा, ये 4 मेंबर्ड की रिंग है, यहाँ पर OH है, आपने जैसे ही एक H को निकाला, H को निकालने से क्या होगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, बनेगा ना भाई। डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पर कार्बोकेटायन आ जाएगा। कार्बोकेटायन के आते ही क्या होगा, कार्बोकेटायन चाहेगा OH का स्टेबलाइजेशन और 4 मेंबर्ड की रिंग को प्लस मिल चुका है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा रिंग का एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। क्या बात है, रिंग चाह रही है बड़ा होना और 5 मेंबर्ड की रिंग बनना चाह रही है, तो ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ शिफ्ट होगा। एक 5 मेंबर्ड की रिंग है जिसके एक ग्रुप पे OH लगा हुआ है और एक पे मिथाइल लगा हुआ है, पॉजिटिव आ चुका है। क्या होगा, पॉजिटिव चाहेगा कि मैं निकल जाऊं और उसको निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले ग्रुप पे जाना पड़ेगा, ताकि फिर H+ के रिमूवल के साथ में पॉजिटिव भी निकल जाए और ये आपको कंपाउंड देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये अपन ने पूरा इसका मैकेनिज्म भी समझ लिया। ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैं अगर बताऊं यहाँ पर आपको, देखना जैसे जैसे आप डिफरेंट ग्रुप लगाते जा रहे हो डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट भी लोगे। जैसे अगर मान लो अपने एक 5 मेंबर की रिंग ले ली, ठीक है, इस 5 मेंबर की रिंग में क्या करा है, यहाँ पर मान लो आपने लिया है एक OH ग्रुप तो है ही सही यहाँ पर, और यहाँ पर एक आयोडीन ले लिया। अब आयोडीन को हटाने के लिए एक ऐसा ही लिविंग ग्रुप डालोगे जो आयोडीन को लेके चल जाए, तो आपने डाल दिया AgNO3। क्या डाल दिया, AgNO3। आयोडीन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, पता ही आपको, ये आयोडीन जाएगा पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बनेगा तो ये वाला बॉन्ड टूट कर यहाँ पर शिफ्ट होना चाहेगा, जिसकी वजह से 6 मेंबर्ड की रिंग मिलेगी। 6 मेंबर्ड की रिंग के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक जो मिथाइल था वो एक्स्ट्रा में रहेगा ही सही, तो ये कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, अब जाके अपन ना पूरा रीअरेंजमेंट कंप्लीट है। अपन ने कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पढ़ा है, अपन ने कार्बोकेटायन के रीअरेंजमेंट के साथ सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा है, फिर पिनाकोल टू पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा है, और अब बच्चों अपन पढ़ने वाले हैं जो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है, जो कि क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन में आइए देखते हैं, सबसे पहले दे रखा है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस चीज को समझते हैं भाई, इस चीज को समझने के लिए समझना पड़ेगा ऑक्सीडेशन को। तो आज अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल में कैसे ऑक्सीडेशन होता है, आइए इसको समझते हैं। तो बच्चों आइए समझते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को। जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती है बच्चों, ये आपको 2 तरीके से मिलेगी। ठीक है, सबसे पहले तो होगा बाय यूजिंग, अगर अपन फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट में होगा बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एक नॉर्मल सी बात है, अगर ऑक्सीडेशन कराना है तो कोई एजेंट लेना पड़ेगा जो ऑक्सीडाइज कर दे। तो अगर अपन ने जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है वो स्ट्रॉन्ग है, तब जो रिएक्शंस होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। ठीक है, और जब अपन ने क्या लिया है, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग, मतलब ना ज्यादा खराब है ना ज्यादा क्या है, अच्छा है, कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, तब जो रिएक्शंस होगी वो थोड़ी डिफरेंट होगी। आइए देखते हैं और समझते हैं क्या डिफरेंस आएगा रिएक्शंस में। तो इस चीज को बच्चों अगर समझें कि अगर अपन क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं और जब अपन एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, क्या होते हैं इसके बारे में जो अभी टेबल बताई थी उसमें बताऊंगी पूरा। अभी यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या आता है। अगर मैंने मान लो कोई प्राइमरी अल्कोहल लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया है CH3 CH2OH, ठीक है, कोई प्राइमरी अल्कोहल मैंने यहाँ पर लिया है। प्राइमरी अल्कोहल का मतलब क्या है कि अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन करवाऊंगी, ठीक है, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करवा रही हूंगी तो ऑक्सीडेशन से मुझे मिलेगा पहले एल्डिहाइड। कैसे मिलेगा, पूरा मैकेनिज्म समझाने वाली हूँ, टेंशन लेने वाली बात नहीं है।
अच्छा यहाँ पर R ग्रुप लिख देंगे अपन CH3 की जगह, यहाँ पर लिख देते हैं RCH2OH, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, RCHO एल्डिहाइड बन जाएगा। एल्डिहाइड में दोबारा ऑक्सीडेशन करवाया जाएगा, जिससे आपको मिलेगा लास्ट में क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब भी आप एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है भाई, लिख दो यहाँ पर, प्राइमरी अल्कोहल से क्या मिल रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है। कौन सा एसिड है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर मान लो यहाँ पर आपने लिया है सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, तब क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है 2 R ग्रुप होंगे, यहाँ पर क्या होगा, CHOH होगा, ये होता है आपका सेकेंडरी अल्कोहल। अब सेकेंडरी अल्कोहल लेने पे क्या डिफरेंस मिलेगा भाई, सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आपने ऑक्सीडेशन कराया है तो क्या होगा, डायरेक्टली आपको कीटोन ही मिलेगा, और कीटोन में फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, आर आर और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, ये तो इसमें डायरेक्टली कीटोन ही मिलेगा, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकता था, और एक स्ट्रॉन्ग एजेंट लिया है, स्ट्रॉन्ग बोलेगा भाई मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, करना है जो कर लो, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा, पर बेचारा ये क्या है, ये तो भाई इसके पास गुंजाइश ही नहीं है कुछ करने की, तो ये कीटोन पे ही अटक जाएगा। अब मान लो आपने क्या करा, लिया टर्शरी अल्कोहल, आपने सोचा भाई सेकेंडरी तक तो कर रहा है, तो ऐसा करते हैं इसको दे देते हैं टर्शरी अल्कोहल, और देखते हैं क्या रिएक्शन होती है, कुछ गजब ही रिएक्शन होगी भाई, टर्शरी अल्कोहल में तो कुछ गजब ही होने वाला है, और ये गजब होने के चक्कर में समझ में आता है कि रिएक्शन ही नहीं होती, टर्शरी अल्कोहल यहाँ पर रिएक्शन नहीं करते, इवन टर्शरी अल्कोहल में ऑक्सीडेशन ही नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस मिलता है जहां पर मिलता है, 1-2 केसेस मिलेंगे जो एक्सेप्शन केसेस में होंगे, बाकी तो टर्शरी अल्कोहल करता ही नहीं है ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब बात करते हैं भाई किसकी, आइए चलते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पे। माइल्ड है भाई, वीक है, मतलब एक ही बार ऑक्सीडेशन करवा पाएगा, इसके बाद इसकी तरह की 2-2 बार ऑक्सीडेशन तो नहीं करा पाएगा। मतलब अगर आप क्या ले रहे हो, एक प्राइमरी अल्कोहल ले रहे हो, तो वो सिर्फ उसको एल्डिहाइड तक ही बना पाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन जैसा स्ट्रॉन्ग की केस की बात थी यहाँ पर नहीं होगा। मतलब प्राइमरी अल्कोहल से आपको क्या मिल रहा होगा, एल्डिहाइड मिल रहा होगा। और अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, कैसा लिया है, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, तो आपको कीटोन मिलेगा भाई, इसको तो कीटोन बनने से कोई नहीं रोक सकता, देखिए कीटोन इतना तो भाई स्ट्रॉन्ग भी कर रहा था, तो इतना वीक तो कर ही देगा, एक ही बार ऑक्सीडेशन करवाना है। अब आप गए टर्शरी अल्कोहल पे, फिर से आपने उम्मीद लगाई कि टर्शरी अल्कोहल बहुत ही कुछ अच्छा करके दिखाएगा, स्ट्रॉन्ग के साथ नहीं तो माइल्ड के साथ तो कर लेगा, पर यहाँ पर भी आपको क्या मिला, आपको यहाँ पर भी उदासी, मतलब आप उदास ही हो गए, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल ने यहाँ पर भी कोई रिएक्शन नहीं करी। तो एक चीज समझ लो, प्राइमरी और सेकेंडरी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं, पर टर्शरी नहीं करते। ये था प्राइमरी अल्कोहल, ये था सेकेंडरी अल्कोहल, और ये था आपका लास्ट वाला टर्शरी अल्कोहल। तो क्या चीज समझ में आई, स्ट्रॉन्ग और माइल्ड के बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि जब जब आप कैसा बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे, तो अगर आपने प्राइमरी अल्कोहल लिया है तो एंड प्रोडक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल लिया है तो एंड प्रोडक्ट कीटोन बनेगा, टर्शरी से तो रिएक्ट ही नहीं करता। और अगर आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो जो प्राइमरी अल्कोहल है वो सिर्फ एक बार ऑक्सीडेशन करेगा और एल्डिहाइड बनाएगा, और जो सेकेंडरी अल्कोहल है वो तो कीटोन बना ही रहा था, तो कीटोन बना देगा, ठीक है। तो बच्चों अगर यहाँ पर अपन देखना चाहें कि मैं 1-2 एग्जांपल बता दूं, वैसे तो अपन टेबल पढ़ने वाले हैं, पर अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करूं तो आ जाएगा बच्चों KMnO4। कैसे, KMnO4 जो दिखेगा आपको पोटेशियम परमैंगनेट वो यहीं पर दिखेगा, फिर आएगा K2Cr2O7, वो भी आपको यहीं पर दिखेगा, और 1-2 और रिएजेंट है जो भी अपन देखेंगे। माइल्ड में मेनली आपको मिलेगा PDC, PCC, PDC, PCC, साथ ही में आपको बहुत बार MnO2 देखने को मिलेगा, कॉपर भी देखने को मिलेगा, तो ये सारे आपके कौन से होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आइए भाई एक बार टेबल ही देख ले, कौन कौन से आपके माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन कौन से आपके स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देख लो भाई, स्ट्रॉन्ग की बात करते ही कौन आ चुका है, स्ट्रॉन्ग की बात करते ही कौन आ चुका है भाई, स्ट्रॉन्ग की बात करते ही यहाँ पर आ चुका है, स्ट्रॉन्ग एजेंट्स की बात करते ही KMnO4 आ गया, K2Cr2O7 आ गया, H2CrO4 ये जो होता है CrO3 को जनरेट करता है, और ये भी CrO3 को ही जनरेट करता है, ये MnO4 को जनरेट करता है। ये सब अपन बहुत डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे।
ठीक है। और यहाँ पर आपको एक जोन्स रिएजेंट मिलता है विच इज वेरी स्पेशल बच्चों, क्योंकि बहुत बार क्या होता है नेम दे देगा वो रिएजेंट के। अगर आपको ये सब दे देगा तब तो आप समझ ही जाओगे कि MnO4 है, MnO4 बन रहा होगा। अगर K2Cr2O7 है, CrO3 बन रहा होगा। H2CrO4 है, CrO3 बन रहा होगा। पर जब जोन्स रिएजेंट दे दे तब भी याद रखना है CrO3 ही रिएक्टिंग स्पीशीज है। और यहाँ पर स्पेशल क्या है, यहाँ पर आपको एक्वस H2SO4 और एसीटोन भी दिया जाता है। इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इसका नाम बहुत स्पेशल है, जोन्स रिएजेंट, क्योंकि बहुत बार आपको डायरेक्टली बोल देगा जोन्स रिएजेंट से स्पीशीज जो बन रही है वो बताओ। तो कैसे बताओगे भाई, जब तक नाम याद नहीं होगा कि जोन्स कैसा रिएजेंट था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। अगर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो मैंने बताया था कॉपर एक हाई टेम्परेचर के साथ आ गया। CrO3 यहाँ पर भी आया, देखो अब CrO3 यहाँ पर भी आया, यहाँ पर एक्वस H2SO4 है, वहां पर सिर्फ एसीटोन है। बिल्कुल देख लो सेम मिल रहा है, बस एक का डिफरेंस है, यहाँ पर क्या है H2SO4 दिया गया है। फिर आ गया आपका PCC। PCC की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों, बच्चों इसकी फुल फॉर्म होती है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। क्या होता है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और देखो यहाँ पर पिरिडीन बना रखा है, जब भी बेंजीन रिंग पे कार्बन की जगह नाइट्रोजन है और यहाँ पर आपका क्रोमेट है और उस पर क्लोरीन लगाया हुआ है, इसीलिए पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। और पीडीसी भी बच्चों क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, पीडीसी क्या होता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट। ठीक है। अब कॉलिन्स रिएजेंट, अब देखो एक और नेम रिएजेंट यहाँ पर आ चुका है जिसको बोलेंगे कॉलिन्स रिएजेंट। इसमें CrO3 के साथ में पिरिडीन है, और पिरिडीन क्या होता है, एक वीक बेस है। वीक बेस दिया हुआ है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करोगे। और यहाँ पर देखो एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है तो आप क्या कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। तो इससे भी याद रख सकते हो कि क्या करना है, क्योंकि दोनों में रिएजेंट कुछ कुछ सेम ही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए ऐसा करते हैं, एक बार मैकेनिज्म को समझ ले। क्या भाई, मेरी इच्छा हो रही है एक बार मैं आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मैकेनिज्म समझाऊं कि भाई कैसे वर्क करता है। तो आइए समझते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, या फिर इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, शॉर्ट में लिख रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कोई सा भी हो सकता है, KMnO4 हो सकता है, सब में मैकेनिज्म सेम ही तरीके से होगा। आइए समझते हैं क्या मैकेनिज्म फॉलो हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ले रही हूँ K2Cr2O7, तो अभी मैंने बताया इन सभी में रिएक्टिंग स्पीशीज क्या था, CrO3। क्या बनाना है, CrO3 से रिएक्ट करवाना है। सबसे पहले लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी वाले केस में तो सब जगह कीटोन बन रहे हैं, समझने की जरूरत ही नहीं है। प्राइमरी अल्कोहल को समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने लिया है यहाँ पर CH2OH। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या डाला, यहाँ पर ये था CrO3। क्या होता है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। क्या बात है। और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो इसको साफ साफ, ऐसा होता है ना भाई, साफ साफ दिख रहे हैं, इसकी आंखें चमक गई है क्रोमियम की। क्या बात है, दो दो लोन पेयर, एक लोन पेयर आता है अटैक कर देता है। पर ये जो ऑक्सीजन है ये बड़ा लालची है, ये क्रोमियम का फायदा नहीं देख रहा, ये फायदा देख रहा है अपना, ये चाहता है इस हाइड्रोजन को। तो आइए बच्चों इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो ऐसा करते हैं भाई, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि, क्योंकि अपन को बहुत सारी स्पीशीज बनानी है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब जैसे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तो सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन का यहाँ पर लोन पेयर अटैक कर रहा होगा और ये बॉन्ड बना रहा होगा इस क्रोमियम के साथ। तो भाई वही कर लेते हैं, RCH2 को अपन पूरा ऐसे ही लिख देते हैं, तो साइड में ही लिखते हैं, बहुत सारा स्पेस चाहिए। RCH, ये जो ऑक्सीजन था इसने क्रोमियम के साथ भी बॉन्ड बना लिया है, और जैसे ही बॉन्ड बनाएगा भाई ये 6 ही बॉन्ड बना सकता है, तो एक ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड टूट जाएगा और माइनस आ जाएगा। ऑक्सीजन तो चाहता था माइनस आना, क्यों चाहता था, क्योंकि वो चाहता था कि मैं इस H को लेके भाग जाऊं और OH बना लूं, OH बना लूं। जैसे ही ये प्रोसीजर होगा, क्या होगा, जैसे ही मान लो क्या हुआ, यहाँ पर ये जो RCH, यहाँ पर भी एक H है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ चुका है। क्रोमियम का एक जो ऑक्सीजन है बड़ा ही खुश है, उसके पास आ चुका है क्या, H। दूसरे ऑक्सीजन ने भी अपनी चाह को बढ़ाया दूसरे को देखकर
यार जब इसने H ले लिया मैं क्यों नहीं ले सकता, अभी भी इस कार्बन के पास तो H है, तो ये ऑक्सीजन भी लेना चाहेगा इससे हाइड्रोजन। फिर ये जो कार्बन है इसकी नींद खुलेगी, ये सोचेगा एक H तो लेके भाग गया है, दूसरा H भी ले रहा है, और ये चाहेगा कि ये जो बॉन्ड है इसका क्लीवेज हो जाए, और बॉन्ड का क्लीवेज जैसे ही होगा, एक बॉन्ड टूटा है तो ये ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बना देगा, और ऐसे करके यहाँ पर एक इस तरीके की स्पीशीज आपको देखने को मिलेगी। और इससे जो बन रहा होगा वो क्या बनेगा भाई, आइए देखते हैं क्या बन रहा है, RCH, और यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ चुका है, साथ में क्रोमियम के ऑक्सीजन बड़े खुश हैं, दो ने OH बना लिया है और एक अभी बिना OH के है, ये स्पीशीज निकल जाएगी। पर आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब दोबारा ऑक्सीडेशन होगा, अभी तो सिर्फ क्या हुआ है, एल्डिहाइड ही बना है, अभी तो सिर्फ एल्डिहाइड ही बना है, अभी तो दूसरा ऑक्सीडेशन होना बाकी है। तो भाई आइए दूसरे स्टेप की बात करते हैं, ये होगा इसका स्टेप फर्स्ट, और अपन चलते हैं स्टेप सेकंड पे। स्टेप सेकंड पे क्या देखने को मिलेगा, तो अगर स्टेप सेकंड की बात करें बच्चों, तो स्टेप सेकंड में आप एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड पहले क्या करेगा भाई, अब बच्चों ये जो एल्डिहाइड है बड़ा ही दुखी होकर बैठा हुआ है, और दुखी होकर बैठने से क्या होता है, वाटर इसके पास आ जाता है, वाटर इसका दोस्त है यार, वाटर आता है, वाटर को ये बताता है कि यार मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि मेरा जो दोनों हाइड्रोजन थे वो ये क्रोमियम लेकर भाग गया। पर जब वाटर ने बोला दुखी मत हो दोस्त, ऐसा करते हैं जो तुम्हारे पास प्लस है उस पे मैं दे दूंगा तुम्हें एक OH माइनस, और जो तुम्हारे पास माइनस पार्शियल माइनस होगा ऑक्सीजन वाला, इसको मैं दे दूंगा एक H, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको मिलेगा बच्चों, डाइऑल सुना है कभी नाम, डाइऑल, जब एक ही कार्बन पे क्या हो, दो दो OH हो तो उसको बोलते हैं डाइऑल, डाइऑल बन जाएगा, क्या बात है। अब ये जो एल्डिहाइड है बड़ा ही खुश हो गया कि मेरे पास कीटोन से डाइऑल बन चुका है, पर क्रोमियम को ये खुशी नहीं बर्दाश्त होगी, क्रोमियम क्या करेगा, वापस आना चाहेगा। अब क्रोमियम वापस आ रहा है भाई, देखो क्रोमियम वापस आया, यहाँ पर क्या था, OH था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोबारा ये क्या करेगा, वैसे ही एक क्रोमियम एस्टर बना लेगा दोबारा से, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये जो पूरा बनता है ना इसको बोलते हैं क्रोमियम एस्टर। तो ये अगेन यहाँ पर एक क्रोमियम एस्टर बनाने वाला है, देखो भाई क्या करता है, वही RCOH इसी बॉन्ड से, क्योंकि इसके पास अभी भी लोन पेयर है तो इसी से यहाँ पर जाके रिएक्ट करेगा, और क्रोमियम H को लेकर यहाँ पर OH तो पहले ही बना चुका था, एक OH ऑलरेडी था, एक और OH बन जाएगा। अब जो इसका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है उसकी नजर है इस किस पे, इस H पे, ये ऑक्सीजन इस H को चाहेगा, ये अपने बॉन्ड को जग कर बॉन्ड को तोड़ना चाहेगा, और ये सब ऐसे शिफ्ट होते रहेंगे जिसकी वजह से आपको फाइनली मिल जाएगा क्या, RC डबल बॉन्ड O, और इसमें एक OH था, तो मुबारक हो ये चीज मिल चुकी है। और साथ में जो मिलेगा वो मिलेगा क्रोमियम के साथ 3 OH, क्रोमियम OH3, क्रोमियम OH3, तो आपको ये मिल जाएगा बच्चों। और जो यहाँ पर फाइनल कंपाउंड बन रहा होगा उसको भी मैं लिख देती हूँ, क्या बनेगा भाई, फाइनल जो यहाँ पर बन रहा होगा वो क्या बना है, RCOOHL, क्या बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में एक ऐसा क्रोमियम जिसके पास तीन तीन OH है, तीनों जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन थे उससे तीनों OH आ जाएंगे और ये फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस तरीके से इतना कॉम्प्लेक्स तो आपको दिख रहा है पर बहुत इजीली अपन ने समझा है। आइए एक बार और समझाती हूँ मैं क्या हुआ है यहाँ पर। देखो भाई सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, कैसा अल्कोहल है ये, प्राइमरी अल्कोहल क्रोमियम को क्या करता है, क्रोमियम के पास आता है, क्रोमियम लोन पेयर से देख के बोलता है यार लोन पेयर मुझे मेरे साथ बॉन्ड बना लो ऑक्सीजन। जैसे ही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाता है क्या होता है, इसके एक ऑक्सीजन वाले बॉन्ड को शिफ्ट होना पड़ता है, माइनस बन जाता है, माइनस इस H को ले लेता है, और अब क्या होता है दूसरा ऑक्सीजन भी इसी चाह में कि मुझे भी H मिल जाए, इस वाले H को लेना चाहता है जो इस कार्बन का H है, और जब उसकी नींद खुलती है इस अल्कोहल की तो उसको लगता है मेरे दो दो हाइड्रोजन गायब हो गए, जल्दी से वो इस क्रोमियम वाले बॉन्ड को तोड़ता है और एल्डिहाइड की फॉर्म में आ जाता है। अपने दुख को वो सुनाता है वाटर को, वाटर उसके दुख को सुनकर उसको दो OH दे देता है जिससे डाइऑल फॉर्मेशन हो जाता है। डाइऑल देखते ही क्रोमियम फिर भागा भागा आता है,
बोलेगा अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मगर फिर से ये क्या करता है, यहाँ से इसकी चाह होती है कि इस ऑक्सीजन को ले ले, इस ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के हाइड्रोजन को तो पहले ही ले चुका है, फिर दोबारा ये इस कार्बन के हाइड्रोजन को लेता है और दोबारा जो अपना फुल फॉर्म था CrOH3 बना लेता है और साथ ही में आपको मिल जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होता है। अब समझ में आया कैसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, क्योंकि वो बार बार रुक ही नहीं रहा है एल्डिहाइड को देखकर, फिर क्रोमियम जो है बार बार भाग रहा है। तो इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म होगा। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा मैकेनिज्म आपको समझ में आ चुका है। यदि कुछ चीजें जो ज्यादा लग रही है ना यहाँ पर, इसको थोड़ा शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर K2Cr2O7 को थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और इससे क्या मिल रहा है, CrO3 जो कि अपनी रिएक्टिंग एजेंट था, रिएक्टिंग स्पीशीज थी, और इसको ऐसा करते हैं एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइज लगे। भाई ये फर्स्ट स्टेप हुआ है, ये सेकंड स्टेप हुआ है, पूरा अपन को मैकेनिज्म समझ में आ गया क्या हुआ है। अब ऐसा करें एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के बारे में भी देख ले भाई क्या होता है। तो आइए देखते हैं ऑक्सीडेशन थ्रू माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के अंदर आप ऑक्सीडेशन को देखोगे तब समझते हैं क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर ले लिया MnO2, क्या ले लिया, MnO2 के साथ में एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके साथ में समझते हैं। आपने फिर यहाँ पर ले लिया है अल्कोहल, और अल्कोहल कैसा लिया है, प्राइमरी अल्कोहल ही लिया है। तो एक और कार्बन आएगा भाई, वरना ये तो विनाइलिक हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने लिया है एक प्राइमरी अल्कोहल, इसके अंदर आपने डाला है MnO2, और आपको क्या स्पीशीज मिलेगी उसको समझते हैं थ्रू मैकेनिज्म। आइए भाई मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होगा, ये जो यहाँ पर भी क्या होगा, सेम ही चीज है यार, कुछ नहीं है डिफरेंस, कुछ भी नहीं है, सेम ही देखना। MnO2 में भी Mn डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और ये क्या करेगी, इस लोन पेयर से अट्रैक्ट हो रही होगी, इसके पास जो दो लोन पेयर है, यहाँ पर लोन पेयर का अटैक होगा। अब क्या होगा बच्चों, सेम चीज हो रही है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो किससे जुड़ चुका है, Mn से जुड़ चुका है, Mn पे आ जाएगा O-, क्या करता है, वो चाहता है इस H को लेना, इस H को लेकर OH बना लेगा, और यहाँ पर वापस से वही सेम चीज डेवलप हो जाएगी जो वहां पर हुई थी। बस अब इस चीज को समझना, अब जो मैं बना रही हूँ ना, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना। डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड क्या है, एल्कीन है, इसके पास जो है, इसके पास भी एक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा इस वाले कार्बन के पास, और एक हाइड्रोजन मान लो यहाँ पर ऊपर। ठीक है, अब जो इसका ये ऑक्सीजन वाला बॉन्ड है, इसमें जो दूसरा वाला Mn है, वो सोच रहा है यार एक ने तो OH बना लिया, क्यों ना मैं भी क्या करूं, इसके H को ले लूं, और यहाँ पर दोनों क्या हो जाए, हम दोनों ऑक्सीजन खुश है OH बनाकर। जैसे ही इस वाले कार्बन की नींद खुलेगी, ये देखेगा शिट इसने मेरे दो OH ले लिए, और ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आएगा, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आपको कंपाउंड मिलता है बच्चों, वो क्या मिलता है, डबल बॉन्ड। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड भी क्या आ जाएगा इस फॉर्म में, और एक H बच चुका है, मतलब ये आपको क्या मिल चुका है, एल्डिहाइड। इसमें क्या है, ये एक H होगा, एल्डिहाइड मिल चुका है। बस डबल बॉन्ड के पास वाला एल्डिहाइड है, इतना ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब आप सिंगल बॉन्ड भी लो तब भी चल जाएगा, वो तो मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर एक डबल बॉन्ड वाला अल्कोहल बता दिया था। ठीक है, देखो भाई ये पूरा मैकेनिज्म सिर्फ 3 स्टेप में हो गया, वहां पर 2-2 स्टेप लगी थी। क्या हुआ है, अगेन इस चीज को, प्रोसेस को समझो भाई, हुआ क्या है। तो अगर प्रोसेस की तरफ देखोगे तो क्या हुआ है बच्चों, सबसे पहले वही लोन पेयर का अटैक हुआ है, O-H को ले जाएगा, और ये वाले ऑक्सीजन पे आ जाएगा लालच, वो चाह रहा है जो एक और हाइड्रोजन है, कार्बन वाला जो हाइड्रोजन है उसको लेना, उसको लेकर यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पर इसी के आगे रिएक्शन नहीं जाती, क्योंकि साथ में ही आपको मिल जाएगा MnOH। अब इसके पास ऑक्सीजन ही नहीं है भाई, कहाँ जाएगा आगे, तो ऑक्सीजन ही नहीं है, किसके लिए OH लेने जाएगा, तो ये भी यहाँ पर खुश है, और एल्डिहाइड भी अपना बन चुका है। इस तरीके से चलता है आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है,
तो बच्चों ये बात हो गई ऑक्सीडेशन के बारे में, उसके मैकेनिज्म को समझ लिया है। अब देखो ओवरऑल देखो, जब प्राइमरी अल्कोहल लिया और पीसीसी क्या होता है भाई, पीसीसी क्या होता है, टीसीसी, पीडीसी और कॉपर, ये सब क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेंगे, एल्डिहाइड बनाएंगे। देखो भाई एल्डिहाइड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे सेकेंडरी में तो हमेशा कीटोन ही बनेगा, वो चीज मैंने पहले ही बता दी आपको, तो कीटोन बन रहा है और टर्शरी में रिएक्ट नहीं करेगा। बट कॉपर एकमात्र ऐसा रिएजेंट है जो टर्शरी अल्कोहल के साथ भी क्या कर रहा है, रिएक्ट करके यहाँ पर एल्कीन बना रहा है। तो ये चीजें याद रखनी है भाई, बोला था मैंने एक दो ही केस मिलेंगे, उसी में से एक केस कॉपर वाला है। अब जब आप चले किसके पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के पास, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग क्या करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बना रहे होंगे, एसिड बन रहा है, सेकेंडरी से कीटोन ही बनाएंगे और टर्शरी के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज मैंने समझाई है, जो यहाँ पर एक और बार टेबल में समझ ली। अब आइए पढ़ते हैं यहाँ पर एक टेस्ट टू डिटेक्ट, किसको डिटेक्ट करना है, अल्कोहल को। एक टेस्ट तो अपन ने पढ़ा था, अगर टेस्ट ऑफ अल्कोहल की बात करें तो एक टेस्ट तो अपन पढ़ चुके हैं, कौन सा टेस्ट था वो, ल्यूकस। सबसे पहला जो फर्स्ट टेस्ट होता है जो अपन ने पढ़ा था वो था ल्यूकस टेस्ट। और यहाँ पर जो सेकंड टेस्ट अपन पढ़ रहे हैं वो कौन सा टेस्ट है, विक्टर मेयर टेस्ट। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट बच्चों, विक्टर मेयर टेस्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को ध्यान रखना है, क्योंकि टेस्ट से भी यहाँ पर बहुत बार क्वेश्चन आता है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बच्चों। अब ये क्या करेगा, सेम ही चीज, ये भी वन सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर रहा था, ये भी सेकेंडरी प्राइमरी टर्शरी अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करेगा। पर इसका जो पूरा जो मैकेनिज्म है वो बहुत अलग है। आइए समझते हैं। सबसे पहले इसमें आपको डालना, इसमें सबसे पहले क्या डालना है, फॉस्फोरस के साथ में X2, P प्लस I2 डाला आपने, ठीक है, X2 का आयोडीन डाल रखा है, उससे क्या होगा, OH का रिप्लेसमेंट होगा और आयोडीन बन गया। आयोडीन में आपने फिर डाला AgNO2, क्या डाला, AgNO2, जिससे आयोडीन पे रिप्लेस होकर NO2 आ चुका है, ठीक है। अब क्या डालोगे, HNO2 डाला, HNO2 डालने से क्या होगा, ये चीज आप अपन अमीन पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, HNO2 डालने से क्या हो रहा है भाई, HNO2 डालने से यहाँ पर मिल रहा है नाइट्रोलिक एसिड और एक कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड, जो कि ब्लू कलर का होता है। अगर उसके अंदर आपने NaOH डाला तो रेड कलर का आपको पीपीटी मिलेगी, तो आप समझ जाओगे प्राइमरी अल्कोहल है। किसकी बात होगी, जब प्राइमरी अल्कोहल की बात होगी तो रेड कलर की पीपीटी मिल रही होगी। चलो भाई आप चले सेकेंडरी अल्कोहल की तरफ। सेकेंडरी अल्कोहल क्या कर रहा है भाई, सेम सेम मैकेनिज्म पूरा फॉलो करना है। I2 डालोगे, ऑक्सीजन रिप्लेस होगा, आयोडीन आ जाएगा, फिर आयोडीन रिप्लेस करेगा, NO2 आ जाएगा। अब HNO2 डालना है, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर नाइट्रोलिक एसिड की जगह बनेगा सूडो नाइट्रोल, मतलब यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आया था, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड NO आके अटैच हुआ है, क्या आके अटैच हुआ है, NO, जिसकी वजह से मिलेगा सूडो नाइट्रोल। अगेन ये भी ब्लू कलर का है, मगर जैसे ही NaH डालोगे तो ये ब्लू ही रहेगा, मतलब सेकेंडरी अल्कोहल कैसा रहेगा, ब्लू। फिर आप आगे चले, आपने देखा भाई टर्शरी अल्कोहल क्या कर रहा है, आइए ये भी देख लेते हैं। जब टर्शरी अल्कोहल के पास गए, सेम मैकेनिज्म से चलना है। पहले क्या होगा, टर्शरी ने आयोडीन बनाएगा, आयोडीन यहाँ पर रिप्लेस होकर NO2 बनाएगा और HNO2 के साथ तो ये कोई रिएक्शन ही नहीं करता, मतलब ये कलरलेस ही रहता है। ब्लू बनाने के लिए नाइट्रोलिक एसिड सूडो नाइट्रोल, नाइट्रोल बनाना जरूरी है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बनता तो कलरलेस रहता है। तो विक्टर मेयर टेस्ट के लिए आप एक चीज लिख सकते हो कि जब आप 1 डिग्री अल्कोहल लोगे तो क्या हो रहा है, रेड कलर मिल रहा है। जब सेकेंडरी अल्कोहल ले रहे हो तो कैसा कलर मिल रहा है, ब्लू कलर मिल रहा है। और जब टर्शरी अल्कोहल लिया तो वो कलरलेस रहेगा, क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा। और यही आपका विक्टर मेयर टेस्ट है, जो पूरा मैंने एक बार समराइज कर दिया। इतनी चीज भी याद रख ली तो आधे से ज्यादा क्वेश्चंस तो कर लोगे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं फिनोल की केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। सबसे पहले तो फिनोल के बारे में बच्चों एक बात देख लो, जो फिनोल होता है ना आपका, फिनोल में क्या होता है, ये OH होता है। अब इसकी जो एसिडिक नेचर होता है ना, वो फिनोक्साइड आयन की वजह से होता है। फिनोक्साइड आयन क्या होता है, ये यहाँ पर O- जो बनता है ये फिनोक्साइड आयन बोलते हैं इसे, और यही इसकी एसिडिटी का मेन रीजन होता है, इसको बोलते हैं फिनोक्साइड आयन। और ये जो आपको माइनस दिख रहा है ना बच्चों, ये माइनस क्या करेगा, रेजोनेंस के थ्रू पूरे रिंग पे डिस्पर्स्ड होगा,
पूरे रिंग पे स्प्रेड होगा और इसकी एसिडिटी का कारण ही है फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड आयन। कभी भी कोई पूछ ले फिनोल क्यों ज्यादा एसिडिक है, आपको हमेशा बोलना है फिनोक्साइड आयन की वजह से। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अगर इस पे आप क्या करोगे बच्चों को, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे, माइनस टाइप है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से एसिडिटी बढ़ेगी। कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे एसिडिटी बढ़ेगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाओगे एसिडिटी कम होगी। एसिडिटी का मतलब भाई कुछ और मत समझ लेना, वो वाली एसिडिटी नहीं है, एसिडिक नेचर की बात हो रही, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं इसकी सबसे पहली रिएक्शन, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बता चुका है। इसको मैं पढ़ के थक चुकी हूँ। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल लेना है, उसका अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा। इसी में सबसे पहला मैकेनिज्म आपको बताइए, मैंने बताया भी था, जब भी आप किसी बेंजीन रिंग का अटैक करते हो, डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, जहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक होता है उसके जो बाद प्लस वाला कार्बन होता है उसमें पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव क्या करता है, फिर आप न्यूक्लियोफाइल को भेजते हो जिससे एक H निकल जाता है और नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर एक बॉन्ड बना लेते हैं और दोबारा बेंजीन में जो डबल बॉन्ड स्टेबलाइजेशन था वो दोबारा आ जाता है। इसमें बहुत बार पूछा जाता है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट भी बनता है उसके बारे में, तो वो इंटरमीडिएट ऐसे बनता है। प्लस क्या होता है, सिर्फ इन्हीं कार्बन पे डिस्पर्स होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल होता है, तो इसको इस तरीके से बनाते हैं इस इंटरमीडिएट को, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट भी यहाँ पर बहुत बार देखने को मिलता है, रेजोनेंस के थ्रू बनता है। अब सबसे पहली रिएक्शन जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं तो आ जाती है फिनोल की रिएक्शन में नाइट्रेशन कराना। क्या, नाइट्रेशन। अब देख लो बहुत सिंपल है, इसी चीज को, यही चीज सब जगह फॉलो होगी। अगर आपने डाइल्यूट HNO3 लिया है तो क्या होगा, ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल मिल जाएंगे। एक बार ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है, एक बार पैरा नाइट्रोफिनोल है। और मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल चाहिए, तो आप क्या करोगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर एक मिक्सचर के थ्रू इसको क्या करोगे, सेपरेट करोगे। आपको पता है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर H बॉन्डिंग, अंदर की तरफ ही H बॉन्डिंग हो रही है, एक विद इन द मॉलिक्यूल H बॉन्डिंग हो रही है, जिसकी वजह से ये ज्यादा वोलेटाइल होता है और इसको निकालना फिर ज्यादा इजी होता है। जो ज्यादा वोलेटाइल है वो पहले ही निकल जाएगा और दोनों को आपस में आप सेपरेट कर लेते हो। तो ये भी बहुत बार पूछा जाता है। फिर अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 लिया है तो वो क्या करता है, तीनों ये जो यहाँ पर वन, क्या कौन कौन सी पोजीशन है बच्चों, अगर इसकी बात करें तो ये जो NO2 है वो बाकी की सारी ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आ जाएगा। देखो भाई एक एक कार्बन छोड़ के ऑल्टरनेट पोजीशंस पे आ रहे हैं, ये छोड़ा और ऑल्टरनेट पोजीशन पे आपका नाइट्रो NO2 आके अटैच हो चुका है, मिल चुका है आपको 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल विच इज ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड। अब देख लो भाई यहाँ पर अगर इन दोनों को सेपरेट करना है, एक तरफ इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, एक तरफ इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग है। इंट्रा क्या होती है, ज्यादा वोलेटाइल, अभी बताया मैंने, मोर वोलेटाइल। तो इसको आप किसके थ्रू सेपरेट करते हो, स्टीम डिस्टिलेशन या फिर डिस्टिलेशन भी बोल सकते हो। तो अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नाइट्रेशन कराने पे दो प्रोडक्ट मिले हैं, उन दोनों का सेपरेशन किससे होगा, तो याद रखना है डिस्टिलेशन करवाना है। और डिस्टिलेशन से क्या होगा, जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है बीइंग मोर वॉलेटाइल, मोर वॉलेटाइल है तो पहले ही मिल जाएगा और बाद में जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या होगा, पी नाइट्रोफिनोल होगा, इजीली सेपरेटेड। ठीक है, तो मिक्सचर को इजीली सेपरेट कर पाओगे, यही चीज यहाँ पर लिख रखी है। आइए बढ़ते हैं, नाइट्रेशन तो हो चुका है, अब चलते हैं बच्चों हेलोजिनेशन में। हेलोजिनेशन में आप कोई से भी हेलोजन को ऐड करते हो तो ऑन ट्रीटिंग फिनोल विद ब्रोमीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड अंडर डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आपने जब Br2 के साथ में क्या लिया है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लिया है। कैसा सॉल्वेंट है, CCl4 क्या होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट लेने पे क्या मिला है आपको, वही यार ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन और पैरा ब्रोमोबेंजीन। इसको क्या बोलेंगे, अगर इनके नाम मैं बताऊं तो ऑर्थो पोजीशन पे ब्रोमीन है तो हो जाएगा ऑर्थो ब्रोमो, सॉरी बेंजीन नहीं फिनोल, ऑर्थो ब्रोमो फिनोल, और ये क्या हो जाएगा, पैरा ब्रोमो फिनोल। ठीक है, और अगर आपने क्या करा, एक पोलर सॉल्वेंट वाटर ले लिया है, और पोलर सॉल्वेंट लेने से क्या होगा भाई, पोलर सॉल्वेंट यहाँ पर जैसे नाइट्रेशन में
आपने जब डाइल्यूट HNO3 लिया था, सॉरी कंसंट्रेटेड HNO3 लिया था, तो तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गए थे। वैसे ही इसमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप आ जाएंगे, फॉर्म हो जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि व्हाइट पीपीटी देता है। और बच्चों यहाँ पर क्या लिया है, पोलर सॉल्वेंट। तो देखो ब्रोमीन के साथ में पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट लोगे तो अलग अलग रिएक्शंस होगी। नॉन पोलर सॉल्वेंट पे ऑर्थोब्रोमो प्रोडक्ट बनेंगे, और अगर आपने पोलर सॉल्वेंट लिया है तो तीनों ऑल्टरनेट पोजीशन पे ब्रोमीन आ जाएंगे और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, इसको बोलते हैं राइमर-टीमन रिएक्शन। ठीक है, इसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं फिर भी बता दूंगी कैसे इंटरमीडिएट बनता है वगैरह, थोड़ा सा आपको बताने के लिए। और ट्रीटिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, एक बेस की प्रेजेंस में जब आप फिनॉल को ट्रीट कर रहे हो तो क्या होगा, क्लोरोफॉर्म, ये जो CHCl3 है, CCl4 क्लोरोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म होता है बच्चों। CCl4 क्या होता है, आपका एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है, उसी में क्या चल रहा है तो उसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म वही, बिल्कुल सही सोच रहे हो, जो मूवीज में क्या होता है, किसी को बेहोश करने के लिए किडनैपर जो यूज करते हैं वही क्लोरोफॉर्म है। अगर उसके साथ फिनॉल की रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या बनेगा भाई, ये बन जाएगा सैलिसिलिक एल्डिहाइड, जिसको बोला जाता है कि OH, ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड आ चुका है। अब ये बना कैसे है, आइए थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हैं, मतलब मैकेनिज्म तो नहीं है ये, पर मैं आपको बता रही हूँ कैसे प्रोसेस हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर OH में आपने क्या डाला है, NaOH, तो सबसे पहले तो जो बेंजीन के रिंग है उस पे ONa बन जाएगा। जब भी Na प्रोडक्ट डालोगे ना और फिनॉल है तो हमेशा ONa बन जाएगा। अब ये CHCl3 क्या करेगा, यहाँ पर जाके CH, एक क्लोरीन को हट जाएगा, HCl बन जाएगा, एक क्लोरीन जो होगा यहाँ से एक डबल बॉन्ड से H लेकर भाग जाएगा और CHCl2 जाकर अटैच हो जाएगा। अब इसमें क्या करोगे आप, NaOH भर भर के पड़ा हुआ है, NaOH डाला, जैसे ही NaOH डालोगे इसका OH इस CHCl2 पे अटैक करेगा और यहाँ पर ONa था, यहाँ पर एल्डिहाइड CHO बन जाएगा। इसमें बस H+ डालोगे, H+ क्या करेगा, इस ONa से दोबारा फिनॉल बना देगा और आपको मिल जाएगा सैलिसिलिक बेंच एल्डिहाइड। क्या मिल जाएगा इसको, सॉरी सैलिसिलिक एल्डिहाइड, या फिर बोलते हैं 2 पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, 2 हाइड्रोक्सी बेंच एल्डिहाइड। ठीक है, और सैलिसिलिक एल्डिहाइड इसका नाम है। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। ठीक है, सैलिसिलिक तो एसिड होता है मैम, बिल्कुल सही। वही अब अपन नेक्स्ट रिएक्शन में बनाने वाले हैं, जो कि रिएक्शन है कोल्बे रिएक्शन, एंड इट इज आल्सो नोन एज कोल्बे श्मिट रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है भाई, देखो इसमें आपने लिया है कोल्बे में, आपको पता है अपन हमेशा RCOONa ले रहे थे, यहाँ पर भी सेम लिया है, ये CO2NaOH क्या बनाएगा मिलकर, RCONa ही बनाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सॉरी RCNO नहीं, COONa बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो OH ग्रुप था, ठीक है, OH ग्रुप था वो तो OH ही रहेगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पे आके COONa ग्रुप अटैच हो जाएगा। आपको पता है Na को H+ दो तो निकल जाता है और H+ आकर अटैच हो जाएगा, जिससे आपको सैलिसिलिक एसिड मिलेगा। जब भी ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी फिनॉल के ऑर्थो पोजीशन पे जब आपको कोई एसिड मिलेगा तो उसको बोलेंगे सैलिसिलिक एसिड। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, सैलिसिलिक एसिड, और ये मिल रहा है थ्रू कोल्बे रिएक्शन। तो दो नेम रिएक्शन पढ़ी है अपन, एक तो राइमर-टीमन और एक कौन सी पढ़ी है बच्चों, कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे में तो अपन पहले भी एल्केन में पढ़ चुके हैं। आप क्या करोगे, हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट लोगे और उसको अटैच करवा के H+ डाल के कार्बोक्सिलिक एसिड बना दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर है जब आप रिडक्शन रिएक्शंस को देख रहे हो, ये कैसी रिएक्शन है, जब भी जिंक डस्ट डालते हो ना वो रिडक्शन रिएक्शन होती है, मतलब आपको फिनॉल को रिड्यूस कराना है। अब यार अल्कोहल तो रिड्यूस हो रहा था और फिनॉल किसमें रिड्यूस होगा, तो फिनॉल होगा बेंजीन में रिड्यूस। और आप बहुत बार रिएक्शन कराओगे, आप पता है क्या करोगे, रिएक्शन करवा करवा के जिंक डस्ट डालोगे। जिंक डस्ट का मतलब है आपको फिनॉल को दोबारा बेंजीन बनाना है, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी यूज्ड प्रोसेस। तो आप बहुत सारी रिएक्शन कराओगे और रिएक्शन में फिर आप क्या करोगे, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन की बात करूं, अगर मैं यहाँ पर Br2 डाल दूं और Br2 के साथ CCl4 डाल दूं, ठीक है, एक कोई भी मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया। ठीक है, तो पहले तो फिनॉल है, ठीक है, ऐसा करते हैं पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं। तो मैंने ब्रोमीन लिया और एक पोलर सॉल्वेंट ले लिया,
पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहा था, यहाँ पर OH रहेगा और तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन आ गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये जो बीच वाला OH है ये भी खत्म हो जाए और मुझे एक क्या बोलते हैं बच्चों, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन मिल जाए। अब सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस OH को हटाने के लिए जिंक डस्ट डालना है। जैसे ही मैं जिंक डस्ट डालूंगी मुझे यहाँ पर एक ऐसा बेंजीन मिल जाएगा जिसकी 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है और इसको बोलते हैं बच्चों, जब ये बेंजीन रिंग क्या होती है, बेंजीन रिंग में 3 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप 135 सिमेट्रिकल केस बनाते हैं तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल, क्या बोला जाता है, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। एक और नाम होता है भाई, सिर्फ यही नाम नहीं होता, इसका नाम होता है 135, एक और नाम क्या होता है 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो ये दोनों नाम से आप ऐसे बना सकते हो। अब देखो मैंने इस पूरे प्रोसेस के लिए लास्ट में OH को हटाने के लिए जिंक डस्ट ले लिया, तो ऐसे भी बहुत बार आपको प्रोसेस देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन की। तो जब भी आप फिनोल के साथ में ऑक्सीडेशन करवा रहे होंगे तो ये क्या कर लेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये इसको बोलते हैं बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। ये जो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन वाले जो ग्रुप होते हैं इसको क्विनोन बोलते हैं। तो ये ऑक्सीजन बेंजीन के रिंग पे जब ये आ जाता है तो उसको बोलते हैं, बेंजीन पे पे है तो बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो ये बन जाता है जब आपने क्या करा है, एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है। अल्कोहल के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन पे क्या बन रहा था, या तो एल्डिहाइड बन रहा था, कीटोन बन रहा था, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। फिनोल का ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या मिल रहा है, बेंजोक्विनोन। ठीक है, बेंजोक्विनोन, ये ध्यान रखना है। और भी कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन से मिलेगा, तो अपन जो नेक्स्ट चैप्टर है जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब उसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब आइए देखते हैं, अगर फिनोल का टेस्ट करवाना है तो फिनोल का टेस्ट कैसे होगा, तो इसके लिए यूज करते हैं न्यूट्रल FeCl3, फेरस क्लोराइड को यूज किया जाता है और ये एक वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या करता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। आइए देखते हैं कैसे होता है भाई टेस्ट फॉर फिनोल। जैसे अभी अपन ने अल्कोहल के लिए टेस्ट देखा, वैसे ही अगर फिनोल के लिए टेस्ट देखना है तो अपन यूज करते हैं न्यूट्रल FeCl3। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अपन 6 फिनोल लेते हैं और इसमें अपन एक न्यूट्रल FeCl3 को डालते हैं। अब 6 फिनोल लिया है, मतलब 6 ही यहाँ पर जो रिएजेंट बनेगा उससे ही बनेगा और एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है Fe का, और ये फिनोक्साइड आयन जो होता है ना C6H5, इसके 6 यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है। ये कॉम्प्लेक्स किस कलर का होता है, वायलेट कलर का। कैसे कलर का होता है, वायलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है और इससे आपको कंफर्म हो जाता है कि फिनोल आपका क्या बना है, फिनोल मिल चुका है। और साथ ही में बच्चों यहाँ पर HCl, कौन कौन सी चीजें हैं जो बाय प्रोडक्ट बनेगी, HCl निकल जाएगा और H+ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा आपको रिएक्शन देखने को मिलती है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ अपना लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू सो मच।